नेक्स्ट टॉपिक अब अपन डाइजेशन ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या चलेगा? डाइजेशन। तो डाइजेशन है क्या? डाइजेशन क्या होता है? तो डाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कॉम्प्लेक्स कार्बनिक भोज्य पदार्थों को सरल सिंपल और अवशोषित होने से सरल से और अवशोषित होने वाले रूपों में बदला जाता है, जिसे जल बटन हाइड्रोलाइसिस की मुख्य भूमिका है। तो ये पाचन है क्या बेसिकली, कि जो जटिल कॉम्प्लेक्स अपने पास भोज्य पदार्थ है उनको सरल के अंदर तोड़ेगा और उनको अवशोषित करेगा। हाँ, और फिर इसके लिए जो महत्वपूर्ण जिम्मेदार कौन है? तो हाइड्रोलाइसिस, जल का अपघटन। ये भी पूछते हैं कि अपने पास डाइजेशन के अंदर मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो हाइड्रोलाइसिस की होती है, जल की मुख्य भूमिका होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के दो भाग है, दो मेजर भाग है, जिसके अंदर पहला एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल। ये लगभग 8 से 9 मीटर लंबी एक नली होती है, जो मुख से शुरू होकर गुदा एनस तक जाती है। एक नोट है जिसके अंदर क्या है, शाकाहारियों के अंदर आहार नाल मांसाहारियों की तुलना में लंबी होती है, ठीक है। तो आहार नाल अपने शाकाहारी में ज्यादा लंबी होती है, क्योंकि उन्हें क्या करना पड़ता है, सेलुलोज का पाचन करना पड़ता है, ठीक है। जो शाकाहारी होते हैं ना, उनको सेलुलोज का पाचन करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाती है, लंबी होती है, आहार नाल लंबी होती है, ठीक है। तो इसका रीजन पूछ लेते हैं कि आहार नाल लंबी क्यों होती है। तो क्योंकि सेलुलोज का पाचन करना पड़ता है, इसलिए। दूसरा पार्ट उसे हो जाएगा इसका, इसकी ग्लैंड्स, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो जाएंगी, जिसके अंदर एक्सोक्राइन ग्रंथियां होती हैं। ये सारी की सारी क्या होती है, एक्सोक्राइन होती है, जिनके अंदर डक्ट्स के अंदर अपने पास एंजाइम का स्राव करती है। एक्सोक्राइन का क्या मतलब होता है? डक्ट के अंदर डक्ट जो होती है, नलिकाएं होती हैं उनके अंदर, जिनमें डक्ट नलिकाएं होती हैं, ये एंजाइम का स्राव करते हैं, ठीक है, एक्सोक्राइन के अंदर। फिर आना इसका फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फ्लो ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के अंदर देख, भोजन भोजन हमारे शरीर के इन अंगों से होकर गुजरता है। तो सबसे पहला अपना मुंह आता है, मुंह के अंदर भोजन अंदर लिया जाता है, मुंह से क्या किया जाता है, भोजन अंदर लिया जाता है। फिर ओरल, बकल कैविटी, ये है दांत और जीभ, ये दांत और बकल कैविटी में क्या होता है, दांत और जीभ वो भोजन को चबाने और लाल मिलाने में काम आते हैं। तो मुख से तो भोजन अंदर लिया जाता है, फिर उसके अंदर ओरल कैविटी या बकल कैविटी होती है, जिसके अंदर दांत और जीभ होती है, ये चबाने के और लाल मिलाने के काम करती है। फिर होते फायरेनेक्स, ग्रसनी होती है, उसके बाद में ग्रसनी आती है, फायरेनेक्स आती है। ये भोजन और वायु का उभयनिष्ठ मार्ग है। तो ग्रसनी है जिसके अंदर भोजन भी जाता है, ये नली है जिसके अंदर यहाँ पे बस थोड़ा सा ये लगा होता है, तो इधर से भोजन जा रहा है, इधर से वायु जा रही है। तो ये दोनों एक ही जगह कहाँ मिलते हैं, तो फायरेनेक्स में मिलते हैं, ग्रसनी के अंदर मिलते हैं। भोजन और वायु का उभयनिष्ठ मार्ग है। फिर उसके बाद में ओसोफेगस आता है, ग्रशिका बोलते हैं उसको। यह भोजन पाचन नहीं होता है, ये केवल भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। एक एक सिंपल सी नली होती है, बस ये भोजन यहाँ है तो ये आगे की तरफ जा रही है, तो यहाँ से सिर्फ भोजन क्या होता है, आमाशय तक पहुंचाती है। इसके आंतरिक परत को एडवेंटिया कहते हैं, एडवेंसिया बोलते हैं। एडवेंसिया किसको बोलते हैं? जो ओसोफेगस की जो अंदर की दीवार होती है, भारी परत होती है, उसको एडवेंशिया बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में स्टोमक आ जाता है। स्टोमक ये भोजन का मंथन और पाचन पाचन करता है। अब ये कैसे करता है वो आगे आएंगे, अपने सिर्फ आहार नाल के अंदर कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, किसके बाद में क्या आ रहा है वो देख रहे हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, इसको डीजे से याद कर सकते हैं। डी मतलब डिडेनम, जे मतलब जेजेनम, और ई मतलब आई मतलब इलियम, ठीक है। तो घ्रेणी, अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र, ठीक है। तो डिड्यूनम, जेजेनम और इलियम। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 भाग होते हैं, इसको ट्रिपल CCR से याद कर सकते हैं। सिक्कम, कोलोन, सिक्कम हो जाएगा, कोलोन हो जाएगा और रेक्टम। सिक्कम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। फिर उसके बाद में एनस हो जाएगी, ये पचित भोजन को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो अपने पास ये 8 पार्ट हो गए आहार नाल के, अपन ने आहार नाल पढ़ लिया।
फिर उसके बाद में अब आता है आहार नाल की दीवार या हिस्टोलॉजी देखेंगे। अब हम पूरी आप पूरी की पूरी आहार नाल को काट के देखेंगे कि उसकी जो परतें आ रही है वो कैसे कैसे हो रही है। तो अगर हम आहार नाल को ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, उसको काट कर उसका सेक्शन देखते हैं तो बाहर से अंदर की ओर, ठीक है, ये मान लो कि आहार नाल है तो बाहर से देखेंगे अंदर की ओर ये परतें ऐसे ऐसे दिखाई देंगी। चार परतें होती हैं आहार नाल के अंदर, कितनी परतें होती हैं? चार परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत होती है सिरोसा। सिरोसा सिरे पर है, मतलब बाहर की तरफ है, ठीक है, तो उसको सिरोसा बोलेंगे सबसे भारी परत। फिर म्यूकुलोसिस, मस्कुलरिसिस, मस्कुलरिस मांसपेशियां थोड़ी सी अंदर होती है। सिरोसा सिरे के ऊपर, फिर मस्कुलरिसिस मांसपेशियों वाली परत, इसमें लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मांसपेशियां पाई जाती है। ये अपन मसल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, सर्कुलर मांसपेशियां। तो मस्कुलरिसिस सबसे बाहर वाली परत सिरोसा हो जाएगी, फिर उसके अंदर वाली मस्कुलरिसिस हो जाएगी, और मस्कुलरिसिस के अंदर दो प्रकार की मांसपेशियां पाई जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मांसपेशी पाई जाती है। फिर उसके बाद में आता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा, इसमें रक्त वाहिका और तंत्रिकाएं होती हैं। सब म्यूकोसा के अंदर क्या होती है? रक्त वाहिका और तंत्रिका होती है। फिर म्यूकोसा आती है, उसमें सबसे आंतरिक परत जो भोजन के संपर्क में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन के संपर्क में नाहा नाल की कौन सी परत होती है? तो म्यूकोसा, ठीक है, ग्लूकोसा होती है। तो कितनी परत पढ़ ली अपन ने? चार परत पढ़ ली। सबसे बाहरी परत होता है सीरोसा, फिर उसके अंदर होते हैं मस्कुलर, मस्कुलर है ना, मस्कुलरिसिस, ठीक है, सीरोसा, मस्कुलरिसिस, मस्कुलरिसिस, फिर सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या होते हैं? भोजन से भोजन के संपर्क में रहती है। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द अपन देखेंगे। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो पचे हुए भोजन का आंतों से रक्त में पहुंचना है। एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? भोजन का हो रहा है, और भोजन आंतों से, कहाँ से? आंतों से रक्त के अंदर मिलता है, उसको एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं। एसिमिलेशन क्या हो रहा है? रक्त से पचे हुए भोजन का, पहले तो जो भोजन पच रहा है किसमें जा रहा है? ब्लड के अंदर जा रहा है। फिर ब्लड से क्या हो रहा है? ब्लड से पचे हुए भोजन का शरीर के टिश्यूज के अंदर, क्योंकि जो भोजन है वो किसके थ्रू जाएगा? लिक्विड फॉर्म में ब्लड ही तो है, तो ब्लड के थ्रू जाएगा। ब्लड टिश्यू तक पहुंचना और ऊर्जा का उपयोग करना, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन तो क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन तो ये हो गया कि अपन ने भोजन लिया, भोजन किसमें जा रहा है? ब्लड के अंदर जा रहा है। अब ब्लड से किसके अंदर जा रहा है? ब्लड से टिश्यूज के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसको एसिमिलेशन कहेंगे, और इसको एब्जॉर्प्शन कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में मुख हुआ। अब आहार नाल के पार्ट अपन ने आठ पार्ट देखे थे, उसके अंदर एक एक करके अपन पहला देखते हैं मुख हुआ। मुख तो क्या ही है, मुख से तो सिर्फ भोजन ले रहा है। फिर उसके बाद में आता है मुख हुआ। तो मुख हुआ का भाग देखेंगे, इसके अंदर तीन मुख्य भाग होते हैं। अपने को पता है उसमें जीभ और दांत होते हैं, और तालु, तालु प्लेट्स होती हैं। ये मुख हुआ की छत पर बना होता है। इसके दो भाग होते हैं। मुख हुआ की छत पे, सॉरी, मुख हुआ की छत के दो छत बनाते हैं, इसके दो भाग होते हैं। कठोर तालु ये आगे का हिस्सा है, आगे का हिस्सा है, ठीक है, कठोर वाला अपने जस्ट आगे की साइड में कठोर होता है। तो आगे का हिस्सा क्या होता है? जो हड्डियां होती हैं इसके अंदर, पेलेंटाइन और मैक्सिला, ठीक है। पीएम, पीएम सबसे कठोर होता है, तो पीएम में प्लेटिनाइन, प्लेटाइन, प्लेटाइन, ठीक है, प्लेटाइन, प्लेटाइन और मैक्सिला, प्लेटाइन और मैक्सिला, ठीक है। प्लेटाइन और मैक्सिला कठोर पर तालु के अंदर पीएम होता है। मैक्सिला और प्लेटाइन, है ना, से बना होता है। फिर कोमल तालु पीछे की ओर होता है, ये पेशिया मसल्स का बना होता है। तो आगे वाला तालु हड्डियों का बना होता है, ये दोनों हड्डियां हैं इसमें, प्लेटाइन और मैक्सिला हड्डी होती है, और कोमल तालु जो होता है पीछे की तरफ होता है, जो मसल्स पेशियां होती है, पेशियां मसल से बना होता है। फिर उसके बाद में टीथ आती है। टीथ भोजन को चबाने और काटने के काम आता है। फिर एक टंग होती है जिसके अंदर स्वाद और भोजन को मिलाने के लिए होता है। फिर अब अपन होठों की बात करेंगे। होठों की विशेषताएं अपन देखेंगे। होठ की विशेषता के अंदर इनमें लेबियल ग्रंथि पाई जाती है। होठ के ऊपर क्या पाई जाती है? लेबियल ग्रंथि पाई जाती है, तेल ग्रंथि होती है, तेल ग्रंथि पाई जाती है। होठों में स्पर्श महसूस करने की मिस नर्स कणिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। मिस नर्स कार्पल्स पाई जाती है, इसलिए अपन इसको स्पर्श करते हैं, स्पर्श महसूस होता है इसका। मिस नर्स कार्पल्स पाई जाती है, अधिक होती है। ऑर्बिकुलरिस ओरिसिस, ये पेशी पाई जाती है, होठों को हिलाने में मदद करती है। अपने होठ इधर उधर भागते हैं तो ये हो जाएगी ऑर्बिकुलरिस, ऑर्बी कर ले तो ऑर्बिकुलरिसिस।
ओविपोरेसिस क्या करती है, होठों को हिलाने में काम करती है। मिसनर्स कार्पल्स, मिसनर्स कार्पल्स ये कणिकाएं होती हैं, ये स्पर्श महसूस करवाते हैं। और लेबियल ग्लैंड ये तेलीय ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। तो ये अपने होठ को होगी। फिर उसके बाद में दांत की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो दांत 3 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर 3 प्रकार के, एक तो हेटेरोडेंटेड, 3 प्रकार के होते हैं। हेटेरोडेंटेड, अपने अपने दांत की 3 विशेषताएं हैं। एक तो वो विषम दंती होते हैं, हेटेरोडेंटेट होते हैं, सारे जो भी दांत है वो पार्ट्स अलग अलग होते हैं। द्विबार दंती होते हैं, जीवन में 2 बार आते हैं। वृत्त दंती होते हैं, थिकोडोंट होते हैं, मसोडोन। अब देखेंगे हेटेरोडेंट क्यों बोलते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं। IC PM M ये अभी पढ़ेंगे अपन, मोलर पेड़ वगैरह। फिर होता है एक होता है द्विबार दंती होते हैं, जीवन में 2 बार आने वाले दांत होते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत, इसलिए इनको द्विबार दंती बोलेंगे। ग्रत दंती थिकोडेंट बोलेंगे, मसूड़ों के सॉकेट में धसे हुए होते हैं। अब दंत सूत्र डेंटल फॉर्मूला देखेंगे। दांतों को 4 प्रकार में बांटा गया है। तो इंसीजर, इंसीजर इसको आई कृतनक बोलते हैं। इंसीजर को कृतनक, कृतनक मतलब कुतरने वाले, कृतनक, सी कृतनक। तो सबसे पहले वाला कृतनक आता है, इंसिजन आता है। कृतनक होता है वो कुतरने के लिए होता है। और कैनाइन, कैनाइन होता है वो चीरने फाड़ने के लिए, इनका वर्क आता है, चीरने फाड़ने के लिए होता है। ये शाकाहारी में अनुपस्थित, वो छोटे होते हैं। कैनाइन अपन में छोटे होते हैं। रदनक, रद्दी है ये, रदनक होते हैं वो छोटे होते हैं, चीरने फाड़ने के काम आते हैं। शाकाहारियों के अंदर ये छोटे या अनुपस्थित होते हैं। और इंसिजर कुतरने के काम आते हैं। और प्री मोलर, प्री मोलर आएंगे ये चबाने और पीसने के लिए, ठीक है, चबाने और पीसने के लिए प्री मोलर चबाएंगे पीसेंगे। फिर मोलर क्या काम करेंगे, मोलर तो आएंगे। इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर, इनके वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंसीजर तो क्या करेगा, कुतरने की काम करेगा। कैनाइन चीरने फाड़ने के लिए, शाकाहारी में अनुपस्थित छोटे होते हैं। प्रीमोलर होता है वो चबाने और पीसने का काम करता है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रीमोलर ही होता है। अब इनकी स्पेशल फैक्ट क्या है, एलिफेंट, एलिफेंट में ऊपर जबड़े के 2 दांत जो इंसिजर बाहर की तरफ होता है, निकले हुए होते हैं। तो कौन से दांत बाहर की तरफ होते हैं उसके, इंसिजर बाहर होते हैं। इसका सूत्र 1003 और 1003 और 0, इसमें 0 हो जाता है। ये नीचे वाले जबड़े के अंदर ये नहीं होता, इंसिजर नहीं होते बाहर के। ऊपर वाले जबड़े की तरफ ही तो 2 होते हैं ना, तो नीचे वाले जबड़े, इसके अंदर अपन ये सूत्र लगाते हैं ना, तो ये पूरा जबड़े का 4 भाग करते हैं। ये 2 नीचे के हो गए, ये 2 ऊपर के हो गए। तो ऊपर वाले में तो इंसिजर होते हैं, ये है ना, और नीचे वाले में इंसिजर नहीं होते हैं। चूहे के अंदर 1003, इसमें दोनों इंसिजर होते हैं, इंसिजर होते हैं, कैनाइन नहीं होते। शाकाहारी में कैनाइन नहीं होंगे। और प्री मोलर भी नहीं होती, इसमें मोलर होते हैं 3। मोलर का देख लो, मोलर में भोजन को बारीक पीसने के लिए होता है। मोलर क्या करता है, बिल्कुल छोटे छोटे गनों में बारीक पीसने के लिए। तो और प्री मोलर चबाने और उसको काटने में, है ना, चबाने में। और ये बारीक पीसने में प्री मोलर का काम होता है। वयस्क अपने अडल्ट के अंदर 21 23 इसको 2 से मल्टीप्लाई करके कुल 32 स्थायी दांत होते हैं अपने अडल्ट के अंदर। 21 23 और 21 23 अडल्ट होने की एज क्या है, 21 वर्ष, तो 21 23 ठीक है। और 32 स्थायी दांत होते हैं। चाइल्ड के अंदर प्री मोलर नहीं होते, चाइल्ड के अंदर प्री मोलर नहीं होते। इसके अंदर 20 होते हैं, इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इनमें प्री मोलर और आखिरी मोलर नहीं होते। प्री मोलर ये भी एक नहीं होता और ये दोनों नहीं होते। तो प्री मोलर और मोलर आखिरी दांत नहीं होता। इसके अंदर 20 दांत होते हैं और आखिरी मोलर नहीं होता। 17 साल की उम्र में ये पूछते हैं। वयस्क के अंदर तो 21 23 चाइल्ड के अंदर 21 21 02 ठीक है, 21 02 लेकिन 17 साल की उम्र के अंदर 21 23 से हटाकर 21 22 बोलेंगे, 28 होती है। अक्कल दांत यानी विजडम टूथ अभी नहीं है। 17 साल के में विजडम टीथ नहीं आती, बाद में तो आ जाती है। तो विजडम टीथ इसमें नहीं आती। तो 17 28 अब दांत की स्ट्रक्चर अपन देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ। तो दांत की स्टडी या अध्ययन को क्या बोलते हैं, ओडेंटोलॉजी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी देखते हैं अपन।
ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांत की बनावट में 3 मुख्य परतें होती हैं, भाग होते हैं। सबसे पहला भाग हो जाएगा इसमें इनामल। इनामल ये दांत का सबसे ऊपरी और सफेद हिस्सा होता है, जो अपने को दिखता है ना, वो भाग क्या होता है, इनामल होता है। ये सबसे ऊपरी भाग है और इसकी खास बात है, ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो इनामल क्या है, सबसे कठोर भाग है, जो अपने पास बाहरी तरफ दिख रहा है। इसका इसमें 97% अकार्बनिक हो, कार्बनिक तो होते हैं, वो ठोस नहीं होगी। अकार्बनिक पदार्थ 97% अकार्बनिक होते हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट फिर से बना हुआ होता है। अब इसकी उत्पत्ति है ना एक्टोडर्म से होती है। बाहर की तरफ की है तो बाहर की तरफ है तो एक्टोडर्म से होती है, और इसे एमिलोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं। इसे क्या, कौन सी सेल बनाती है, एमाइलोब्लास्ट। ठीक है, एमाइलोब्लास्ट। ए फॉर एप्पल भी सबसे पहले आता है, तो ये इसको कौन बनाएगी, अमाइलोब्लास्ट सेल बनाएगी। एक्टोडर्म की है ये, कौन सी एनामल, एक्टोडर्म की है। और इसको कौन सी सेल बना रही है, तो एमिलियोब्लास्ट। जो सेल बनाती है तो उसको बोलेंगे ब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, सेल कोशिकाएं बनाती है, इसे एमिलियोब्लास्ट सेल्स बनाती हैं। फिर डेंटाइन आता है, पहले अपने पास ये आ गया, एनामल आ गया। एनामल के अंदर की साइड डेंटाइन होता है। और ये डेंटाइन के कारण ओडेंटोलॉजी बना है। दांत का मुख्य भाग है, इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से, क्योंकि बीच में से हो रहा है तो डेंटाइन मेसोडर्म से उत्पन्न हो रहा है। इसको ओडेंटोब्लास्ट सेल बना रही है, उसको एमाइलोब्लास्ट बना रही थी, है ना, एनामल को। और जो डेंटाइन है उसको उसको ओडेंटोब्लास्ट सेल बना रही है। जो सेल बनाती है उसको ब्लास्ट बोलते हैं, तो ओडेंटोब्लास्ट इसको बनाएगी। इसलिए दांत के अध्ययन को दांत के अध्ययन पर वो करने पड़ा था, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंट भाग है, मुख्य भाग है, मेसोडर्म से निर्मित होता है। फिर उसके बाद में आती है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी क्या होती है, अपने पास ये दांत खराब हो जाते हैं तो अपन बोलते हैं कैविटी फिल करवाते हैं। तो दांत के सबसे अंदर का हिस्सा होता है ये रक्त वाहिका, ब्लड वेसल्स और तंत्रिका नर्व्स फाइबर्स पाए जाते हैं। यही कारण है कि दांत में चोट लगने पर दर्द महसूस होता है, क्योंकि उसके अंदर नर्व फाइबर होती है और ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, अब इसमें सीमेंटम, सीमेंटम क्या होता है, दांत की जड़ और क्राउन, जिस कठोर परत से ढके होते हैं। दांत की जड़ और क्राउन, पूरा पूरा जड़ से लेके क्राउन तक, ये सारे के सारे कठोर परत से ढके हुए होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सीमेंटम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सीमेंटम। हार्डनेस का ऑर्डर देखेंगे, सबसे ज्यादा हार्डनेस इनेमल होता है, फिर डेंटाइन होता है, फिर बोन्स होती हैं। बोन्स कमजोर होती हैं इनसे, तो हड्डियां सबसे कम कठोर होती हैं इनके मुकाबले। ठीक है, फिर उसके बाद में टंग, टंग के बारे में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट में। लास्ट टाइम अपन ने टीथ तक पढ़ लिया था डाइजेशन सिस्टम में। अब आएगा अपने पास टंग, जीभ। ठीक है, मोलिकुलर के बकल कैविटी के अंदर पढ़ रहे हैं अपन। टीथ, टीथ पढ़ लिया था अपन ने, तालू अपन ने पढ़ लिया था। अब आएगा टंग। ठीक है, टंग जीभ एक मस्कुलर अंग है, पेशीय अंग है। इसके बारे में मुख्य बिंदु ये है कि ये इसका जुड़ाव किससे होता है, तो जीभ का पीछे वाला हिस्सा होता है वो हायोड बोन से जुड़ा हुआ होता है। तो अपना जीभ का सबसे पीछा वाला हिस्सा होता है ना, जिससे वो जुड़ी हुई होती है, वो होती है हायोड बोन होती है। हायोड हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। फ्रेनम क्या होता है, फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम क्या होता है, जीभ के नीचे की तरफ मुख गुहा से स्पर्श स्पर्श फर्श से जिस उत्तक टिश्यू से जुड़ी हुई होती है, नीचे जीभ है ना, जीभ नीचे की तरफ मुख गुहा, ठीक है, बक्कल कैविटी के फर्श से जिस उत्तक के द्वारा, तो हड्डी के द्वारा तो किससे, हायोड बोन से, उत्तक टिश्यू के द्वारा जुड़ी रहती है, उसको बोलते हैं फ्रेनुलम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। तो जिस टिश्यू से जुड़ी हुई होती है उसको तो फ्रेनुलम बोलेंगे, और जिस बोन से जुड़ी हुई होती है उसको हायोड बोन बोलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर पेपिला पाए जाते हैं। जीभ की सतह पर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, इन पेपिला कहा जाता है। ये 4 प्रकार के पेपिलाज होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आएगा जोन देखेंगे, टेस्ट के जोन देखना है अपने को, कि जीभ के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्वाद पहचानते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे मीठा स्वाद कहाँ पर आएगा, जीभ की किस किस भाग पर मीठा स्वाद अपने को स्वीट्स का पता चलता है, तो जीभ का सबसे आगे। वैसे भी मीठा खाने में अपन आगे होते हैं, तो आगे वाला भाग होता है वो अपने पास मीठा, मीठे का
अनुभव करवाता है। ठीक है, फिर आएगा नमकीनी सॉल्टी। अगर अपन कुछ खा रहे हैं नमकीन टाइप की, तो आगे के किनारों वाला हिस्सा, सबसे आगे वाला किनारा मीठा, फिर इसके किनारों पर जो होता है ना, आगे के किनारों पर होता है वो साल्टी होता है, नमकीने होता है। फिर खट्टा शोर की अगर बात करें तो पीछे के किनारों वाला हिस्सा, ये पूरी जीभ है, सबसे आगे वाला मीठा, फिर इसके किनारों पर नमकीन टाइप का, ठीक है, सॉल्टी हो जाएगा, फिर यहाँ पे खट्टा आएगा, शोर आएगा। ठीक है, ये पीछे वाले किनारों वाला हिस्सा होता है। फिर कड़वा बेटर होता है वो जीभ का पिछला, वैसे भी बेटर होगा वो सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है। अब इसके अंदर जो अपन ने इसमें क्या फिलीफॉर्म्स स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, संख्या में ज़्यादा होती हैं, फिलीफॉर्म्स होती हैं संख्या में ज़्यादा होती हैं। और फिलीफॉर्म्स ये संख्या में सबसे ज़्यादा होती हैं। इनमें स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं। तो फिलीफॉर्म होती तो बहुत ज़्यादा है, बट इसके अंदर कोई मतलब नहीं होता, इसमें टेस्ट बर्ड तो होती नहीं है, बस होती हैं ये फिलीफॉर्म, है ना। और फंगी फॉर्म, ये अपन ने पहले बोला था ना कि चार पेपिलास पेपिलास के प्रकार पढ़े थे अपन ने चार, तो वो चार पेपिला के प्रकार बता रहा है इसमें। एक तो फिलीफॉर्म आ गया जो संख्या में ज़्यादा होती है और इसमें कोई टेस्ट बर्ड नहीं होते। ठीक है, फिर दूसरा होता है फंगी फॉर्म्स। इसके कारण जीभ का रंग गुलाबी होता है। तो किसके कारण होता है? फंगी, फंगी ग ग गुलाबी। तो फंगी फॉर्म के कारण गुलाबी रंग आता है, फिली फॉर्म के कारण कोई टेस्ट नहीं आता। और एक होता है फोइलेट। फोइलेट होती है जीभ के किनारों पर पाई जाती है। तो फोइलेट कहाँ पाई जाएगी? जीभ के किनारों पर पाई जाती है। एक होती है सर्क्यू सरकम वेलेट होती है, संख्या में सबसे कम होती है। सरकम वेलेट संख्या में सबसे कम होती है और आकार इसका बड़ा होता है। फिलीफॉर्म का उल्टा हो गया, फिलीफॉर्म के अंदर संख्या में ज्यादा होती है और आकार उसका छोटा होता है। यहाँ पे सर्कम वेलेट का में क्या होता है, ये संख्या में सबसे कम होती है और आकार इसका बड़ा होता है। तो ये चार अपने को सबसे इम्पोर्टेंट तो फंगी फॉर्म है जिसका गुलाबी रंग आता है, फाइलोट होता है, जीभ के किनारों पर होती है। ठीक है, और फिर अब आएगा स्लेवरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, लार की ग्लैंड्स कौन कौन सी होंगी। तो ये एक्सोक्राइन है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्रंथियां होती हैं जो लार का स्राव करती हैं, है ना। मनुष्य में मुख्य रूप से 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो ये एक्सोक्राइन है। ठीक है, और ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां अपने अंदर पाई जाएंगी। तो इसको ये इम्पोर्टेंट है कि 3 जोड़ी अपने पास लार ग्रंथि, तो लार ऐसे लिखते हैं तो इसको 3 की तरह लिख दो। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली हो जाएगी पैरोटिड, पहली अपने पास पैरोटिड होगी, ये सबसे बड़ी होगी, है ना। पैरोटिड, पैर बड़े बड़े, तो पैरोटिड होगी वो सबसे बड़ी होगी। यहाँ पे कहाँ पर होती है ये? गाल के पीछे, कान के पास। ठीक है, इसको चिक ग्लैंड भी बोलते हैं। ये गाल के तो पीछे होती है, गाल के पीछे कान के पास होती है पैरोटिड। तो अगर किसी के थप्पड़ मारते हैं तो वो पैरोटिड भी मारते हैं। ठीक है, गाल के पीछे और कान के पास में होती है। ये डक्ट, नलिका डक्ट होती है, क्योंकि अपन ने बोला एक्सोक्राइन है तो मतलब डक्ट के अंदर होता है, डक्ट के अंदर इसका सिक्रेशन होता है। तो नलिका डक्ट, इसकी डक्ट को क्या बोलते हैं? स्टेंशन डक्ट बोलते हैं। तो अपन किसके थप्पड़ मार सकते हैं? सन के, तो स्टेंशन बोलते हैं इसको। इस डक्ट को क्या बोलते हैं? स्टेंशन। तो पैरोटिड जो है, अपन थप्पड़ मारेंगे, पटेड़ा बोलते हैं उसको मारवाड़ी में। तो पैरोटिड, पैरोटिड को किसको मारेंगे? तो सन को मारेंगे, स्टेंशन। ठीक है, स्टेंशन डक्ट कहते हैं इसको। इसके अंदर विशेष बात क्या होती है? पैरामिक्सी वायरस के संक्रमण से जब इसमें सूजन आ जाती है तो इसको मम्स गलसुआ कहते हैं। ओ माय गॉड, ये तो कल परसों ही हुआ था। तो ये विशेष हो जाएगा। पैरामिक्स वायरस कौन सा वायरस होता है? ये वायरस जनित होता है मम्पस। ठीक है, तो एक मम्मी और ये पापा दोनों मिक्स हो गए तो मम्पस क्या हो जाएगी? पैरामिक्स, मिक्स हो गए। तो यहाँ पे पैरामिक्स वायरस के संक्रमण से जब इसमें सूजन आ जाती है तो ये मम्पस गलसुआ रोग होता है। तो ये एग्जाम में आ सकता है। मम्पस रोग कैसा है? तो ये वायरस जनित रोग है। कौन सा वायरस करता है इसको? तो ये दोनों मम्मी पापा मिक्स हो गए तो यहाँ पे हो जाएगा पैरामिक्स वायरस। ठीक है, ये पैरामिक्स वायरस है। जीभ के ऊपर इसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, फिर आएगा सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, पहला अपन ने पैरोटिड पार्ट पढ़ लिया, फिर उसके बाद में आएगा सबलिंगुअल। सबलिंगुअल, लिंगुअल लैंग्वेज के नीचे, तो सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे वाला भाग होता है, ये सबसे छोटी लार ग्रंथि है। तो पैरोटिड, पैरोटिड अपन ने पढ़ा, ये सबसे बड़ी थी। फिर उसके बाद में सबलिंगुअल पढ़ रहे हैं, ये कहाँ है? जीभ के नीचे। पैरोटिड है, कान के पीछे है, गाल के तो गाल के पीछे और कान के नीचे। ठीक है, और ये सबलिंगुअल सबसे छोटी है। ये नली, इसकी नलिका जो होती है, पैरोटिड की नलिका क्यों क्या बोल रहे थे? तो स्टेप्सन,
है ना, वो बोल रहे थे। और इसकी नलिका को बोलेंगे बार्थोलिन डक्ट। ठीक है, इसको सब लैंग्वल का मतलब हो जाएगा सब लैंग्वल, किसी को बोल रहे हैं सारी भाषा बोल, सब लैंग्वल। बार तो बोली तो बार्थोलिन डक्ट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? बार्थोलिन डक्ट। याद रखना है, बार्थोलिन डक्ट कौन सी वाली को बोलेंगे? सब लैंग्वल वाली। सब लैंग्वल सब लैंग्वल ग्रंथि होती है, उस उसकी नलिका को, कौन सी नलिका में ये, कौन सी डक्ट के अंदर इसका स्रावन होता है, तो ये हो जाएगा बार्थोलिन। ठीक है, फिर आता है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी। इसको मैंडिबुलर भी बोलेंगे। सब लैंग्वल जीभ के नीचे होते हैं। सब मैंडिबुलर सबसे निचले जबड़े का जंक्शन होता है, जो निचला जबड़ा होता है वहां पे के जंक्शन पर। तो कहाँ पर पाई जाती है? निचला जबड़ा होता है उसके जंक्शन पर पाई जाती है मैंडिबुलर डे डे जबड़ा। ठीक है, मैंडिबुलर कहाँ पाई जाएगी? जबड़े के जंक्शन पर। और अब इसकी नलिका को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वार्टन्स डक्ट। ठीक है, मैन बोल रहा है मैंडिबुलर, तो इसमें मैन को करो, मैन वॉट करता रहता है, वार्टन डक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, वार्थन डक्ट। मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी उसको बोलेंगे, इसकी डक्ट को बोलेंगे वार्थन डक्ट बोलेंगे। सबसे पहले अपन ने पैरोटिड पढ़ा, पैरोटिड की जो डक्ट है उसको क्या बोल रहे थे? किसको थप्पड़ मारेंगे? तो सन्स, स्टेप सन्स ऐसा कुछ था। फिर उसके बाद में सब लैंग्वल, तो उसके अंदर आ जाएगा बार्थोलिन डक्ट हो जाएगी। अब ये है सब मैंडिबुलर मैन क्या करते हैं? वॉट करते रहते हैं, तो वार्थन इसके अंदर ये आ जाएगा। फिर इसके अंदर अब जो स्लाइवा होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, उसका संगठन क्या होता है? तो मात्रा एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 1500 ml, 1500 ml मतलब 1.5 लीटर लार बनाते हैं भाई। 1.5 लीटर तो अपन लार बना देते हैं, है ना। एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन एक सौ मतलब 1500 ml लार बनाती है ना। अब इसकी पीएच होती है हल्की अम्लीय होती है, जिसका पीएच 6.8 होता है। मतलब हल्की अम्लीय होती है, पूरी अम्लीय नहीं होती। देख उदासीन के पास है 6.8, है ना। तो ये हल्की अम्लीय होती है, इसका पीएच होता है 6.8। ये पूछते हैं 6.8 पीएच है, 6.8 है, मतलब 7 से थोड़ा सा कम है। ये अम्लीय होती है, लार अम्लीय। ठीक है, घटक अब इसके अंदर क्या क्या होते हैं? इसमें पानी होता है, म्यूकस होता है, श्लेष्मा म्यूसिन होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं इसके अंदर? बाई कार्बोनेट्स होते हैं। ठीक है, कार्बोनेट्स बोल सकते हैं। तो पानी होगा, म्यूकस होगा, म्यूसिन होगा। म्यूसिन मैं से स्टार हो रहे हैं क्योंकि मुंह के अंदर की बात कर रहे हैं। तो म्यूसिन हो गया, म्यूकस हो गया, पानी तो होता ही है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? थायोसाइनेट आयंस और लाइसोजाइम होते हैं। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण तत्व, ये तो अपन ने घटक बताया किस किस से बन के लार बनती है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो थायोसाइनेट होते हैं। ठीक है, थायोसाइनेट थायोसाइनेट आयन होते हैं और लाइसोजाइम होते हैं, जो जीवाणु बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, एंटीबैक्टीरियल का कार्य करते हैं। तो ये भी पूछते हैं यहाँ पे, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं? तो इसको बोलेंगे थायोसाइनेट और लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम का तो पता था, ये थायोसाइनेट भी याद रखना है, थायोसाइनेट आयन। ठीक है, फिर अब आएगा इसका डाइजेशन इन माउथ। माउथ में किस किस चीज का डाइजेशन हो जाता है? तो डाइजेशन इन माउथ, तो माउथ के अंदर सबसे ज्यादा स्टार्च का पाचन शुरू होता है। तो मुख में मुख्य रूप से किससे होता है? स्टार्च से। तो मुख भी स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? मुख से। तो किसका पाचन हो रहा है? स्टार्च का। एंजाइम कौन सा काम में ले रहे हैं? लार में टाइलिन, है ना, टाइलिन या स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार के अंदर कौन सा होता है? टाइलिन। ठीक है, टॉय लेने की क्या हो गई? लार टपक गई, तो टाइलिन, टाइलिन या फिर स्लेवरी एमाइलेज, है ना। एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है इसमें। किसका पाचन कर रहे हैं अपन? स्टार्च का पाचन करते हैं। तो ये हो गया इस ये परिक्रिया। तो एंजाइम भोजन के 30% स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। अपने भोजन में जो स्टार्च होता है ना, उसका 30% तो माल्टोज में यही बदल जाता है उसको। स्टार्च किस में चेंज होता है? माल्टोज के अंदर। ठीक है,
स्टार्च किसमें चेंज होगा, माल्टोज में। 30% अपने पास यहाँ पे माल्टोज में बदल जाता है इस ये एंजाइम, भोजन के 30% माल्ट स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। इस प्रक्रिया में 6.8 पीएच सबसे अच्छी तरह काम करता है। अगर ये पीएच होगा तो ये एंजाइम अच्छे से काम करेंगे। अब बोलस बन जाता है यहाँ पर। दांतों के द्वारा चबाया गया भोजन जब म्यूकस, ठीक है, म्यूकस लार में होता है, लार के साथ मिल जाता है और वह एक चिकनी लुगदी जैसा बना देता है, तो उसको बोलस कहा जाता है, जिससे निगलना आसान होता है। तो मुख के अंदर सबसे पहले क्या बन गया, बोलस बन गया। बोलस में क्या मिला है, म्यूकस मिला है और लार मिली है, ठीक है, इसलिए ये बोलस लुगदी बोलस बन गया। अब इसको निकलना आसान हो गया। तो अपन ने मुख पढ़ लिया, मुख गुहा पढ़ ली, मुख पढ़ा, मुख के अंदर अपन ने उसके मतलब होठ के बारे में पढ़ लिया। फिर मुख गुहा आई, गुहा के अंदर अपन ने जीभ पढ़ ली, टीथ पढ़ लिया, तालू पढ़ लिया। फिर उसमें कौन कौन से ग्लैंड थे, कौन कौन से टिश्यू यहाँ पे आ रहे थे और कौन कौन सी यहाँ पे मसल्स यूज हो रही थी। और यहाँ पे फिर आएगा लार की ग्लैंड्स अपन ने पढ़ ली, कौन सी ग्लैंड के अंदर कौन से डक्ट के अंदर वो जा रही है वो अपन ने पढ़ लिया। और इसमें पीएच कितना होता है, 6.8। इस स्टार्च का पाचन सबसे ज्यादा, 30% पाचन कहाँ हो जाता है, तो मुंह के अंदर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम लेते हैं, टाइलिन और स्लेवरी एमाइलेज काम में लेते हैं। और इसके तत्व कौन से होते हैं, थायोसिनेट आयन और लाइसोजाइम। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, थायोसिनेट आयन और लाइसोजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं और एंटी बैक्टीरियल कार्य करते हैं, ठीक है। ये अब इसका नेक्स्ट पार्ट है ग्रशनी, फायरेनेक्स, ये अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे, फायरेनेक्स। अब नेक्स्ट अपन डाइजेशन के अंदर नेक्स्ट आहार नाल के पार्ट देख रहे थे, उसके अंदर अपन अब पढ़ेंगे ग्रशनी, ठीक है। फायरिनेक्स पढ़ेंगे। फायरिनेक्स एपिग्लोटिस क्या होता है ये अपन देखेंगे। तो ग्रशनी यह श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र दोनों में काम करती है। तो ये भी पूछते हैं कि जो अपने पास श्वसन तंत्र रेस्पिरेशन के अंदर और डाइजेशन दोनों के अंदर उभयनिष्ठ मार्ग होता है, कॉमन पाथ होता है ग्रशनी, ठीक है। फायरिनेक्स। अब एपिग्लोटिस क्या है, एपिग्लोटिस इसे शरीर का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। तो एपिग्लोटिस पे पे पी पुलिस, तो एपिग्लोटिस को क्या बोलते हैं, ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिसमैन बोलते हैं, शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन को श्वसन नली ट्रैकिया में जाने से रोकना, ठीक है, श्वसन नली के अंदर जाने से रोकना ट्रैकिया। तो एपिग्लोटिस लगी हुई होती है, जब अपन भोजन खाते हैं तो एपिग्लोटिस हट जाती है तो भोजन नली में चला जाएगा। और यदि सब अगर अपन सांस ले रहे हैं तो फिर एपिग्लोटिस क्या करेगा, इस वाली नली को बंद कर देगा, भोजन वाली को, और सांस वाली को खोल देगा। तो एपिग्लोटिस को क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन बोलते हैं शरीर का, ठीक है। और उभयनिष्ठ मार्ग कौन सा हो गया, फायरेनिक्स हो गया, ग्रशनी हो गई, उभयनिष्ठ मार्ग। फिर उसके ग्रशनी का इतना ही पार्ट है। फिर आएगा ओइसोफेगस। ओइसोफेगस या कार्डियक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर, ठीक है। कार्डियक स्फिंक्टर ये क्या होते हैं, देखते हैं। ग्रशिका केवल भोजन का संवहन करती है, इसमें कोई पाचन भोजन नहीं होता, ये सिर्फ क्या करती है, उसको एक एक जगह से दूसरी जगह भेज रही है, उसका संवहन कर रही है, ये भोजन, ये पाचन नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। अमाशय के कार्डियक भाग में खुलती है, कहाँ खुलती है, ओइसोफेगस कार्डियक भाग के अंदर खुलती है, ठीक है। अमाशय का कार्डियक भाग होता है, वहां पे खुलती है। अब देख, गैस्ट्रो ओइसोफेगस स्फिंक्टर, ठीक है, गैस्ट्रो ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस वाली नली कहाँ खुल रही है, स्टोमक, स्टोमक को ज्यादातर गैस्ट्रिक वहां पे जूस निकल रहा है तो इसको गैस्ट्रो बोलेंगे। तो ओइसोफेगस गैस्ट्रल स्फिंक्टर ये एक एक प्रकार का वाल्व अवरोधन होता है जो भोजन को अमाशय से वापस ग्रशिका में जाने से रोकता है। तो ये ग्रशिका नली हो गई, ये अमाशय हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक लगा हुआ होता है क्या, गैस्ट्रो गैस्ट्रो ओइसोफेगस ओइसोफेगल स्फिंक्टर, ठीक है, स्फिंक्टर लगा होता है, ये जो सिर्फ भोजन को इस दिशा में आने देगा, ये वापस अमाशय से वापस नहीं जाने देता, ठीक है। अमाशय से भोजन को वापस एक अवरोधनी पोल है ये स्फिंक्टर, इसमें फिट हो गया तो वापस नहीं आना चाहिए, तो स्फिंक्टर है ये, गैस्ट्रो ओइसोफेगल स्फिंक्टर है। और जो ये क्या करता है, ये एक वोल्व है, अवरोधनी है, जो भोजन को अमाशय से वापस ग्रशिका के अंदर जाने से, ओसोफेगस में जाने से रोकता है, ठीक है। अब स्टोमक पढ़ेंगे अपन। स्टोमक होता है ये जे प्रकार का होता है, ठीक है। स्टोमक कैसे होता है, जे आकार का होता है, ये पेशीय अंग है, जे भी पेशीय अंग थी, सारे पेशीय अंग है, तो ये भी पेशीय अंग है। इसमें ओबिलिक्यू, ये एक बताएंगे, ओब्लिक्यू क्या होती है, पेशीय स्तर पाया जाता है इसमें, ओब्लिक ओब्लिक्यू
प्रोनाउंसिएशन देख लेना अपने अपने हिसाब से। ओब्लिक्यू पेशी स्तर पाया जाता है जो भोजन के मंथन में मदद करता है, ठीक है, उसके उसके पचने में मदद करता है, ओब्लिक्यू पेशी, ठीक है। अब आगे और आएगा। तो आमाशय के भाग, आमाशय के चार भाग होते हैं, इसको ये शॉर्ट ट्रिक है, CFBP। सी का मतलब हो जाएगा कार्डियक, एफ का मतलब हो जाएगा फंडिंग, बी मतलब बॉडी पार्ट हो जाएगा, और पी मतलब पायरोलिक हो जाएगा, ठीक है। तो अमाशय के कितने पार्ट हो गए? चार। कैसे पता? देख, चार चार अक्षर से बना हुआ होता है अमाशय, तो ये भी अपने चार भाग हो गए, CFBP, ठीक है। CFBP में सबसे ऊपर वाला भाग कार्डियक भाग होता है, फिर उसके फंडिंग भाग होता है, फिर उसके बाद में बॉडी भाग होता है, फिर उसके बाद में पाइलोरिक भाग होता है, ठीक है। तो सबसे पहला कार्डियक, कार्डियक के अंदर ओइसोफेगस खुलती है, अपन ने अभी पढ़ लिया। फंडिंग भाग के अंदर ये अमाशय का मुख्य भाग होता है, इसमें गैस भरी रहती है, ठीक है, फंडिंग के अंदर। तो फंड देते हैं तो उसके अंदर गैस भरी रहती है, तो फंडिंग के अंदर गैस भरी रहती है। और जो बॉडी वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? मध्य भाग होता है। मुख्य भाग कौन सा होता है? फंडिंग होता है। फिर उसके बाद में आता है पाइलोरिक, ये सबसे नीचे वाला भाग होता है। तो पाइलोरिक तो किससे जुड़ा हुआ होगा? छोटी आंत से, ठीक है। पाइलोरिक सबसे छोटा है, सबसे निचला भाग है, छोटी आंत से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो अपन ने चार भाग पढ़ लिए इसके अमाशय के, कार्डियक, फंडिंग और बॉडी और पाइलोरिक। ये तो किससे जुड़ता है? ओइसोफेगस से जुड़ता है। ये अपने पास स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है। सबसे मेन पार्ट किसका होती है? फंडिंग की होती है। फंडिंग के अंदर गैस भरी हुई होती है, ये अपन ने कर लिया, ठीक है। एक होती है रूगी। रूगी क्या होती है? अमाशय की आंतरिक परत होती है, म्यूकोसा में जो उभार या सिलवटे होते हैं उन्हें रूगी कहते हैं। तो जो अपने अमाशय होते हैं, स्टोमक होता है, उसके अंदर अमाशय की आंतरिक परत में जो उभार या सिलवटें पाई जाती है उन्हें रूगी कहते हैं। ये अमाशय को फैलने में मदद करती हैं, ठीक है। अमाशय को क्या करती है? फैलने में मदद करती है। फिर आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है? अमाशय की दीवार में जठर या जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जठर रस स्राव करती है। तो ये ग्रंथियों का काम ही होता है कुछ ना कुछ स्रावित करती है, सीक्रेशन करती है, तो रस का स्राव करती है। इसका पीएच भी अम्लीय होता है। अपन ने देखा था जीभ का पीएच भी अम्लीय होता था, पर 6.8 के आसपास। और इसके अंदर बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। स्टोमक के अंदर जो जठर रस होता है उसका पीएच बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, वो 1.2 से 1.4, 1.2 से 1.4, ठीक है। और अब ये लगभग कितना? 2500 ml पर डे स्रावित करनी है। 2.5 मतलब 2.5 लीटर। लार कितनी हो रही थी अपने पास? 1.5 लीटर। फिर उसका अपन करेंगे तो ये इससे एक ज्यादा, तो यहाँ पे 2.5 लीटर अपन क्या कर रहे हैं? पेट से अम्ल स्रावित हो रहा है, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस स्रावित हो रहा है 2500 ml पर डे, ठीक है, पर डे स्रावित हो रहा है। अब इसकी मुख्य कोशिकाएं, ये सेल क्या होते हैं और उनका कार्य क्या होता है, ठीक है। स्टोमक की बात करें, नेक या गॉबलेट सेल होती है, ये म्यूकस का स्राव करती है। तो किसका स्राव करती है? नेक और गॉबलेट सेल, ठीक है। गॉबलेट सेल, इनका सीधा सीधा पूछ लेते हैं कौन सी सेल क्या स्रावित करती है, तो म्यूकस करती है। गॉबलेट, म्यूकस और नेक। नेक किससे जुड़ेगी? तो म्यूस से, तो म्यूकस हो जाएगी। और गॉबलेट भी म्यूकस को, जो अमाशय की दीवार को एसीएल के प्रभाव से रोकती है, ठीक है। अब एसीएल बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, तो वो खुद की अपने एसिड होता है, वो स्किन को जला देते हैं, एक दूसरे को हटा देता है, मार देता है। तो यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा एसिड है तो यहाँ पे जो स्टोमक की लेयर होती है, स्टोमक की आंतरिक सतह होती है, यहाँ पे नेक सेल या गॉबलेट सेल होती है, जो क्या स्रावित करती है? म्यूकस स्रावित करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये जो अमाशय के अंदर एसिड भरा हुआ है उससे इसको बचाती हैं। तो गॉबलेट सेल, नेक सेल क्या स्रावित कर रही हैं? म्यूकस स्रावित कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि एसीएल को इसके प्रभाव से बचाते हैं अमाशय की दीवार को। फिर चीफ सेल होती है, उसको पेप्टिक या जाइमेजोन सेल बोलेंगे, ठीक है। चीफ सेल, पेप्टिक सेल और जाइमेजोन, है ना। जाइमेजन, जा रहा है, चीफ कर दिया, पेप्टाइड, पेप्टिक हो जाएगा, जाइमेजन सेल हो जाएगी, निष्क्रिय एंजाइम को स्रावित करती है। इसमें पेप्सिनोजन होती है, ये प्रोटीन का पाचन करती है। पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन किसका करेगी? प्रोटीन का। और प्रो रेनिन, डबल एन नहीं है यहाँ पे, रेनिन है, ठीक है। तो प्रो रेनिन है, ये दूध के पाचन करती है बच्चों के अंदर। प्रो रेनिन क्या करेगी? पहले पहले रेनिन रेनिन दूध का पाचन करेगी। गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज वसा के आंशिक पाचन। तो लाइपेज से तो पता ही चल गया गैस्ट्रिक है, तो एक तो अमाशय में करेगी और वसा का करेगी। प्रो रेनिन रेनिन किसका करेगी? दूध का पाचन करेगी बच्चों में। और जो पेप्सिनोजन है वो क्या करेगी? प्रोटीन का पाचन करेगी। तो ये अपने पास इतना हो गया, बाकी थोड़ा नेक्स्ट देखेंगे। हम डाइजेशन के अंदर ही अपन नेक्स्ट करते हैं कि
अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन स्टोमक के अंदर जो भी ग्लैंड्स होती हैं उनकी सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अपन अब पढ़ेंगे पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है, पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स, ये दो मुख्य चीजों का स्त्राव करते हैं, ये पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, तो क्या क्या करती है पैराइटल ऑक्सीजन, तो HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यह भोजन को अम्लीय माध्यम, अपन बोलते हैं कि जो अपने पास स्टोमक है वो बहुत ज्यादा हाईली क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, हाईली एसिडिक होता है, ये किसके कारण होता है, क्योंकि उसके अंदर HCl होता है। यह भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। एक होता है कैंसर इंट्रिंसिक कारक। ठीक है, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, ये विटामिन B12, विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन के अवशोषण के लिए अनिवार्य है। तो ये विटामिन B12 के जो ये अपने पास कास्टल इंटर्नशिप फैक्टर है ना, वो विटामिन B12 साइनोकोबालामिन के अवशोषण के लिए अनिवार्य है। इसके बिना शरीर में B12 का उपयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बिना शरीर विटामिन B12 का उपयोग नहीं कर पाएगा। तो B12 का अपने पास क्या सोर्स है, तो कैस्टर इंटेंसिव फैक्टर है, जो विटामिन B12 को क्या करती है, साइनोकोबालामिन को अवशोषित करती है। ठीक है, तो अपन ने दो में पढ़ लिए पैराइटल ऑक्जेंटिक के अंदर। पैराइटल ऑक्जेंटिक सेल्स दो चीजों का क्या करती है, दो का स्त्राव करती है, सीक्रेशन करती है HCl का, और एक हो जाएगा कैस्टर इंटर्नशिप फैक्टर जो B12 का करती है। अब HCl का कार्य क्या होता है, अपन ने HCl सीक्रेशन तो देख लिया, लेकिन इसका ये एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, जैसे अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये पेप्सिनोजन है, ये निष्क्रिय है। ठीक है, ये निष्क्रिय इनएक्टिव है, इसको पेप्सिन के अंदर चेंज किया जाता है। ठीक है, ये पेप्सिनोजन है, ये इनएक्टिव होता है, तो इसको पेप्सिन के अंदर कौन चेंज करता है, तो ये HCl। तो HCl का क्या वर्क हो गया कि एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है ना, और ये सुरक्षा करता है, ये भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और ये माध्यम ये है 1.8 से 2 pH अम्लीय माध्यम बनाते हैं, जो प्रोटीन पाचन के लिए जरूरी होते हैं। तो प्रोटीन पाचन के लिए बहुत ज्यादा एसिडिक होना जरूरी है, तो 1.8 से टू पी एच दो pH तक अम्लीय माध्यम बनाता है, जो प्रोटीन के पाचन के लिए जरूरी है। ये अपने स्टोमक के लिए देख लिए, स्टोमक की ग्लैंड्स देख ली, उसकी सेल्स देख ली, सेल्स के वर्क देख लिए। ठीक है, अब आएगा अपने पास जो इसमें डाइजेशन। ठीक है, किस किस चीज का डाइजेशन करता है स्टोमक के अंदर, तो प्रोटीन का पाचन अपन ने देखा अभी, प्रोटीन का पाचन अमाशय में सबसे ज्यादा प्रोटीन का पाचन होता है, याद रखना है। अमाशय के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, माँ ये डाला अमाशय में सबसे ज्यादा प्रोटीन का पाचन होता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन, ये पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, ये कहाँ से आया, ये अभी आया था कि इनमें पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव है उसको पेप्सिन में चेंज करती है। अभी पेप्सिन में चेंज होने के बाद क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को, ठीक है, ये क्या करेगी, प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टाइड में तोड़ती है। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन होता है, और पेप्सिन एंजाइम पेप्टोन पीपी करिए तो पेप्टोन पेप्टाइड में तोड़ती है। ठीक है, पेप्टोन और पेप्टाइड में तोड़ती है। फिर फैट का पाचन भी यहाँ होता है, पर बहुत कम मात्रा में होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज द्वारा वसा का पाचन भी यहाँ होता है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन का पाचन होता है, लाइपेज का वो थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, स्तनधारियों के बच्चों में रेनिन, ठीक है, रेनिन एक डबल एन आएगा, वो किडनी वाला होगा, लेकिन ये रेनिन एक ही एन है, NIN, रेनिन है ना। रेनिन एंजाइम पाया जाता है जो दूध के प्रोटीन, केसिन प्रोटीन होता है, केसिन नाम है प्रोटीन का, को पचाने में मदद करता है। फिर नोट के रूप में है कि सुरक्षा अमाशय की खुद की दीवारों से HCl से न जले, इसके लिए स्लेग्मा, म्यूकस और बाइकार्बोनेट, ये लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था, CO3 - ये बाइकार्बोनेट और म्यूकस एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। और जैसे कि नोट में लिखा है कि अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, इंपोर्टेंट है, अमाशय के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। ठीक है, कभी नहीं होता अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, क्योंकि लार वाला एमाइलेज अम्लीय माध्यम में निष्क्रिय होता है, क्योंकि लार वाला एमाइलेज जो होता है ना, एमाइलेज अम्लीय माध्यम के अंदर निष्क्रिय इनएक्टिव हो जाता है ये। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय में नहीं होता। अब अमाशय में भोजन का समय और कायम, पहले तो अपने पास बोलस तो बन गया था, ठीक है, अब कायम बनेगा। तो कितने टाइम तक अमाशय के अंदर भोजन रुकता है और कायम कैसे बनता है, तो वो हो जाएगा, अमाशय के अंदर भोजन 4 से 5 घंटे तक रुकता है।
अपन सोने का टाइम होता है 4 से 5 घंटे तक तो अपना आमाशय के अंदर भोजन पड़ा रहता है। इस दौरान भोजन जठर रस गैस्ट्रिक जूस जो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ लिए कि गैस्ट्रिक जूस के साथ पूरी तरह मिल जाता है और अम्लीय लुगदी जैसे भोजन को क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं, कायम कहा जाता है। तो स्टोमक से जो भोजन निकल रहा है उसको कायम कह रहे हैं। जो ग्रसनी विघ्न ऑइसोफेगस वगैरह से घुल मिल गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बोलस बोलते हैं। ठीक है, इसको कायम बोलेंगे। 4 से 5 घंटे तक स्टोमक के अंदर रहता है और गैस्ट्रिक जूस वगैरह इसमें अच्छे से मिल जाएंगे तो इसको कायम बोलेंगे। ठीक है, दूध का प्रोटीन कैसीन प्रोटीन से कैल्शियम+2 की मदद से पैरा कैसिनेट में बदल जाता है, दही जैसा जमना। ठीक है, अपन ने देखा कि दूध में जो प्रोटीन होता है कैसीन प्रोटीन, ठीक है, उसमें कैल्शियम+2 की मदद से ये कैसीन प्रोटीन कैल्शियम+2 की मदद से पैरा कैसिनेट में चेंज हो जाता है। तो कैसीन किस में चेंज होगा, पैरा कैसिनेट होगा। जब ज्यादा उसमें बड़े में चेंज हो रहा है, पैरा कैसिनेट में बदल जाता है, दही जैसा जमना हो जाता है। ठीक है, पाइलोरिक अवरोधनी, ऊपर अपन ने एक अवरोधनी देखी थी, बताओ कौन सी थी, स्टोमक और यहाँ पे ओइसोफेगस कि अपन स्टोमक से वापस भोजन ना चला जाए, वो कौन सी थी आप याद करो। यहाँ पे हो जाएगा पाइलोरिक अवरोधनी की बात करेंगे, पाइलोरिक स्फेंक्टर। ठीक है, पाइलोरिक स्फेंक्टर ये आमाशय का अंतिम पाइलोरिक भाग कहलाता है। ठीक है, ये छोटी आंत के पहले हिस्से यानी ड्यूडेनम, अपन ने छोटी आंत के 3 हिस्से करे थे, डीजे डीजे याद होगा। ये तो सबसे पहले हिस्से यानी ड्यूडेनम ग्रहणी में खुलता है। ठीक है, इसकी ओपनिंग को पाइलोरिक अवरोधनी कंट्रोल करती है जो सुनिश्चित करती है कि भोजन धीरे धीरे और नियंत्रित मात्रा के अंदर आंत के अंदर जाए। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट सारा का सारा ही भोजन उसमें आंत में चला जाए, इसमें पाइलोरिक अवरोधनी यहाँ पे लगी होती है, वो धीरे धीरे भोजन को आंत में भेजती है। ठीक है, अब आएगा स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी पित्त का नियंत्रण, स्फिंक्टर ऑफ ओडी ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पित्त पित्त को घ्रेणी में जाने से जो पित्त है ना, बाइल है, उसको घ्रेणी घ्रेणी यहाँ पे ग्रसनी नहीं है, घ्रेणी आंत है। ठीक है, तो पित्त को घ्रेणी या आंत में जाने से किसके द्वारा रोका जाएगा, तो ये ओडी ऑफ अवरोधनी है, ओडी स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये वॉल्व है जो पित्त और अग्नाशय, ये भी इंपॉर्टेंट है, पित्त और अग्नाशय अग्नाशय के घ्रेणी में गिरने को नियंत्रित करता है। तो अपना यहाँ पे पित्त होता है, गॉल ब्लैडर से पित्त निकलेगा और अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है। ठीक है, इन दोनों को ग्रसनी के अंदर, ग्रसनी मतलब आंत में गिरने गिरने को कंट्रोल कर रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन ओडी की अवरोधनी। ठीक है, अपना एक तो हो गया कि छोटी आंत होगी, छोटी आंत का ड्यूडेनम हो गया, और इधर अपन ने देख लिया स्टोमक। इन दोनों के बीच में जो अवरोधनी होगी उसको तो सिंपल सा नाम इन्होंने दे दिया पाइलोरिक अवरोधनी, क्योंकि लास्ट वाला पाइलोरिक होता है। फिर उसके बाद में ये ओडी की अवरोधनी ये है कि यहाँ पे जो बाइल जूस है, ठीक है, अग्नाशय से अपने पास क्या आ जाएगा, अग्नाशय रस आएगा। इन दोनों को अपने को किसमें किसमें जाएंगे, आंत में जाएंगे, लेकिन कंट्रोल मैनर के अंदर जाएंगे, इकट्ठे होकर एक साथ नहीं जाएंगे। तो कंट्रोल मैनर, ये कंट्रोल कौन कर रहा है, तो ये ओडी की अवरोधनी कर रही है। ठीक है, तो पित्त के सामने ओढ़ेंगे, आगे आगे पिता है, ओढ़ लो, तो ओढ़ और पिता और आगे अग्नाशय। ठीक है, ऐसा कुछ ही करके याद कर लो। बीमारी और विकार के अंदर अपन देखेंगे गैस्ट्रो ओइसोफेगल रिफ्लेक्स। ठीक है, गैस्ट्रो ओइसोफेगल रिफ्लेक्स ये आमाशय का अम्लीय भोजन ये एचसीएल वापस ऊपर ग्रसिका ओइसोफेगस में आने लगता है, तो इसको रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत उल्टी की तरह ही होता है ये। गैस्ट्रो ओइसोफेगस मतलब जो जो अपने पास आमाशय के अंदर जो भोजन है ज्यादा एसिडिक हो गया तो ये एसिडिक होगी ओइसोफेगस से में आने लगता है, तो इसे रिफ्लेक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बीमारी है। ठीक है, विकार हो गया। एक हर्ट बर्न, सीने में जलन होने लग जाती है, क्योंकि एचसीएल से ग्रसिका की कोमल दीवारों के संबंध, जैसे ही एचसीएल है ना आमाशय से ऊपर आया, ग्रसिका मतलब अपने पास ओइसोफेगस, ओइसोफेगस की दीवारों के संपर्क में एसिड आएगा तो जलन महसूस होती है, इसे हार्ट बर्न कहते हैं। इसका दिल की बीमारी से संबंध नहीं है, ये हार्ट बर्न अलग चीज है। हार्ट बर्न होगा सिर्फ एसिड जो ऊपर चला जाता है स्टोमक से, तो यहाँ पे अपने ऑइसोफेगस की दीवार पे जलन सी महसूस होने लगती है, तो इसको हार्ट बर्न बोलते हैं। हार्ट बर्न दिल की बीमारी से संबंधित नहीं है। ठीक है, विशेष तथ्य में आएगा आमाशय में सर्वाधिक जो क्रमांकुचन होते हैं, पेरिस्टेलिसिस होते हैं, पेरिस्टेलिसिस गतियां होती हैं, क्योंकि इसमें ओब्लिक मसल्स या तिरछी पेशियां पाई जाती है, ओब्लिक मसल पाई जाती है जो भोजन को अच्छी तरह मथने का काम करती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है कि आमाशय जो होता है स्टोमक के अंदर किस टाइप की मसल्स पाई जाती है, तो ओब्लिक मसल्स पाई जाती है। और सर्वाधिक यहाँ पे क्रमांकुचन कहाँ होता है, तो आमाशय में होता है। ठीक है,
सर्वाधिक तमांकुचन कहाँ होता है? आमाशय में। अब अपन लीवर के बारे में सामान्य जानकारी अपन पढ़ेंगे। यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी बोलते हैं। लव की बात होते हैं हेप बोलते हैं सब, तो हिपेटोलॉजी, ठीक है, हिपेटोलॉजी कहा जाता है। वजन ये शरीर की सबसे भारी ग्रंथि है, ठीक है, समझ जाओ, याद कर लो तुम। भारी ग्रंथि है जिसका वजन हो गया 1.2 से 1.5 kg, 1.5 kg का लीवर होता है अपना, इसका वजन लीवर का 1.2 से 1.5 kg बोल रहा है, केजी, ठीक है। 1.5 किलो की तो किडनी है अपनी। ये बाई लोब्ड होती है, किडनी नहीं, सॉरी, लीवर, ठीक है। ये बाई लोब्ड होती है, दो पाली वाला होता है। यकृत की कार्यात्मक इकाई हिपेटिक लोब्स होती हैं, ठीक है। लीवर की हिपेटिक लोब्स होती हैं। और एक होता है ग्लीसन कैप्सूल। ये यकृत लीवर की पालियों पर एक पतला संयोजी ऊतक का आवरण होता है जिसे गिल्सन कैप्सूल कहते हैं, गिल्सन कैप्सूल, गिल्सन कैप्सूल, ठीक है। गिल्सन कैप्सूल। एक होती है कूपर सेल्स। ये लीवर की विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है लीवर में, कूपर सेल्स। और फेगोसाइटिक कोशिकाएं होती हैं। ये कूपर सेल क्या होती है? फेगोसाइटिक सेल्स होती है जो रक्त में हानिकारक जो जीवाणु या पुरानी मृत आरबीसी को नष्ट करने का काम करती हैं। तो इम्पोर्टेंट है, कूपर सेल्स कहाँ पाई जाती है? कूपर सेल लीवर के अंदर पाई जाती है। फेगोसाइटिक होती हैं ये जो ब्लड के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया या फिर मृत आरबीसी होते हैं ना, उनको नष्ट करने का काम करती है। इंपॉर्टेंट है बाइल जूस। बाइल जूस का मार्ग क्या है? डक्ट सिस्टम देखते हैं। तो लीवर से निकलने वाला पित्त रस, ठीक है, बनता कहाँ है? गोल ब्लैडर में बनता है, लेकिन स्टोरेज कहाँ होता है? लीवर के अंदर होता है, फिर लीवर के रास्ते से ही जाता है। तो यकृत से निकलने वाला पित्त रस किस रास्ते से जाता है वो देखेंगे। तो हेप्टिक डक्ट आएगा इसके अंदर, पहले हिपेटिक डक्ट आएगा, यकृत से पित्त को बाहर लाती है ना, हिपेटिक डक्ट। तो मान लो ये अपन ने यकृत बना लिया, यकृत से पित्त को बाहर लेके आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी? हिपेटिक डक्ट। सीधा सीधा लीवर से जुड़ी हुई है तो इसको हिपेटिक, वैसे भी लीवर को हिपेटिक बोलते हैं तो इसको हिपेटिक डक्ट बोलेंगे। फिर गोल ब्लेडर, यहाँ पित्त का ऐसा, सॉरी मैंने अभी गलत बोल दिया शायद, पित्त का निर्माण तो कहाँ होता है? लीवर के अंदर होता है, स्टोरेज गोल ब्लैडर के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हिपेटिक डक्ट तो लीवर से लेके आ रही है, फिर ये गोल ब्लैडर के अंदर अस्थायी रूप से भंडारण हो गया, यहाँ पे कंसंट्रेशन होती है। इस नली को साइटिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। गाल क्या होते हैं? साइड में होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इसकी नली को क्या बोलते हैं? साइटिक डक्ट बोलते हैं। गोल ब्लैडर की नली को क्या बोलेंगे? साइटिक नली। गाल के किधर होते हैं? साइड में होते हैं। साइटिक डक्ट, हिपेटिक तो ध्यान ही है, लीवर से निकलेगी। एक होती है कॉमन बाइल डक्ट, है ना, इसको डक्ट्स ऑफ कोलेंडो बोलते हैं। जब सिस्टिक डक्ट किसकी बोली है अपन ने? साइड वाले गोल ब्लेडर की। और हिपेटिक डक्ट मिल जाती है तो उसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, ठीक है। देखिए लीवर है, लीवर पे बनता है पित्त, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? लीवर को हिपेटिक डक्ट बोलेंगे। फिर यहाँ पे गोल ब्लेडर होता है, ठीक है, गोल ब्लेडर के अंदर स्टोरेज होगी, फिर ये इधर इससे निकलेगी तो इसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। इन दोनों के मिलान जहाँ पे होगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि दोनों से बाइल जा रहा है, बाइल का काम हो रहा है, तो कॉमन बाइल डक्ट बोल देंगे। एक होता है हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब हिपेटो अपन ने किसके? लीवर के लिए लिया है। पैनक्रियाटिक अग्नाशय के लिए लिया है। तो पित्त नली अग्नाशय की नली से मिलती है। अब ये सीधी पित्त नली, कहाँ, कौन सी नली? पित्त नली की बात कर रहा है, जो लीवर से पित्त निकल रहा है ना उसकी, और पैनक्रियास की नली से मिलती है, तो इसे और ग्रेनिडुडेनम में जाके खुलती है। तो ओडी की अवरोधी का, ये यहाँ पे ओडी की अवरोधी लगी होती है, इसका नियंत्रण करती है, अभी अपन ने देखा था। अब लीवर के फंक्शन क्या होते हैं? लीवर को क्या बोलते हैं? केमिकल लैब बोलते हैं, रासायनिक प्रयोगशाला बोलते हैं लीवर को। कुछ ना कुछ लोचा चलता रहता है लीवर के अंदर, तो इसको केमिकल प्रयोगशाला बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्य होते हैं, ठीक है। पित्त रस का संश्लेषण करना, तो पित्त रस बन रहा है, बाइल जूस बन कहाँ रहा है भाई? लीवर में बन रहा है। ध्यान दे, पित्त यकृत में बनता है। अभी मैंने उल्टा बोल दिया था, पित्त क्या होता है? लीवर में बनता है, पित्ताशय गॉल ब्लैडर के अंदर जमा होता है। पित्त रस में कोई पाचन एंजाइम नहीं होते, ये बेमजे दिमाग खराब करता है। तो ये इसमें कोई पाचन एंजाइम नहीं होते, ठीक है। इमल्सिफिकेशन, पित्त वसा फेट को छोटी छोटी, पित्त क्या करता है? वसा ये फेट को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ता है, उसका पाचन आसान करता है, ठीक है, आसान करता है, उसको पचाता नहीं है, इसमें पाचन एंजाइम नहीं होते। ये फेट को सिर्फ क्या करता है? पित्त
फेट को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ता है और उसका पाचन आसान करता है, उसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इमल्सिफिकेशन वैसे भी वसा से रिलेटेड टर्म है। तो ये पित्त क्या करता है, वसा या फेट को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ता है, उसका पाचन आसान करता है। विटामिन का संचय करता है, भाई लीवर के अंदर विटामिन का संचय होता है ना। ये विटामिन ए डी ई के, ठीक है, ए डी ई के ये पानी में घुलनशील नहीं है ना। हेडेक अपन याद करते हैं ना, एडीई के, है ना। और एक बीसी होता है, बीसी पानी में घुलनशील होता है। और एडीई के और बी12, बी के अंदर बी12 का भंडारण करता है। विटामिन ए का संश्लेषण भी यही होता है, संश्लेषण बोल रहा है ये, इनका तो भंडारण होता है किस किस का, ए डी ई के का और बी12 का। और विटामिन ए का तो यहाँ पे संश्लेषण होता है भाई। डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी होता है यहाँ पे। जहरीली पदार्थ जैसे कि अमोनिया को, कम जहरीले पदार्थ मतलब यूरिया में अपन पढ़ेंगे उसके अंदर कि अपन डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि जो अमोनिया बनता है अपने पास, अमोनिया अपन रिलीज नहीं कर सकते। अमोनिया वही जानवर रिलीज करते हैं जो ज्यादातर पानी में होते हैं, उनके उनको उसको डाइल्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको यूरिया में ओर्निथोन साइकिल होती है, ठीक है, उसके थ्रू ये यूरिया में चेंज करता है। प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण करता है, रक्त के थक के जमने वाले प्रोटीन है ना, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन यही बनते हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन भी यहाँ पे बनते हैं। लीवर का बहुत ज्यादा काम होता है। अम्मा को लीवर की दिक्कत है। हिपेरिन सीक्रेशन क्या होता है, ये शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाले पदार्थ हिपेरिन का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हिपेरिन का ये सीक्रेशन भी होता है। अब इसके कंपोजिशन ऑफ बाइल, बाइल के कंपोजिशन देखते हैं क्या क्या होता है। बाइल सॉल्ट्स वसा के पाचन में मदद करता है। तो अपन ने पहले भी बताया था कि वसा इस बाइल जिसमें कोई एंजाइम नहीं पाए जाते, बस ये जैसे बाइल सोल्ट है, ये वसा के पाचन में मदद करेगा। बाइल पिगमेंट है जैसे बिलिरुबिन जो पीला रंग का होता है, बिलीवर्डिन होता है ये हरे रंग का होता है, हीमोग्लोबिन के टूटने से बनते हैं और मल का रंग प्रदान करते हैं पिगमेंट। और लिसिथिन ये वसा में इमल्सिफिकेशन में सहायक होता है ना। लिसिथिन क्या होता है, वसा में इमल्सिफिकेशन, अभी लास्ट है, अभी थोड़ा टाइम बताया था इमल्सिफिकेशन क्या होता है। तो लिसिथिन इसके अंदर यह भी ये इमल्सिफिकेशन का काम करता है। अपन अब गोल ब्लैडर की बात करेंगे। गोल ब्लैडर अपन ने पित्त बना लिया, अब उसको स्टोरेज करेंगे किसके अंदर, गोल ब्लैडर के अंदर। तो लीवर को जो पित्त रस बनाता है पित्ताशय में आकर जमा होता है। सिस्टिक डक्ट अभी मैंने बताया, पित्ताशय से नली को क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, ये सिर्फ संग्रहण स्टोरेज का काम करता है, उसे गाढ़ा करना होता है, कंसंट्रेट कर देता है। पित्त की पथरी को क्या बोलते हैं, गोल स्टोन बोलते हैं। इसे कोले, इसको क्या बोलते हैं, कोलीलिथियसिस, कोलीलिथियसिस, ठीक है, कोलीलिथियसिस बोलते हैं। कैसे भी करके याद करो, कोलीलिथियसिस, है ना। हाँ, कोलीलिथियसिस बोलते हैं। ये मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल के एस्टर, कोलेस्ट्रॉल दे कोली कोली कोले आ रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल के एस्टर से जमा होने या कैल्शियम बिलिरुबिनेट्स के कारण होता है, कैल्शियम बिलिरुबिनेट्स के कारण होता है। ठीक है, कोलीसिस्टेक्टोमी, ये कोलीसिस्टेक्टोमी क्या होती है, पथरी होने पर पित्ताशय को सर्जरी के द्वारा हटाना, ये कोलीसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। ये डी के हो गया, कोलिसिस्टेक्टोमी, कोलिसिस्टेक्टोमी, टॉमी टॉमी ले गया, कोलिसिस्टेक्टोमी। कोल करा सिस्टर की टमी को ले गया, तो कोलिसिस्टेक्टोमी। अब आएगा अग्नाशय, पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या है, एक मिश्रित ग्लैंड है। अभी तो 13 भी आया हूँ, 50 आया है, 30 अग्नाशय अपन नेक्स्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, अभी अपन ने पढ़ा है लीवर, ठीक है, लीवर के बारे में पढ़ा है। उसके बाद में अब पढ़ेंगे अपन पैनक्रियास के बारे में, ठीक है। ये एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड है। और अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि तो अपन ने लीवर बता दी, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, अग्नाशय ग्लैंड है, पैनक्रियास है। इसे मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हार्मोन्स जो होते हैं अंतःस्रावी, अंतःस्रावी हार्मोन्स हमेशा अंतःस्रावी होते हैं, डक्टलेस होते हैं, और बहिःस्रावी होंगे एंजाइम्स, ठीक है। तो अंतःस्रावी और मतलब अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होते हैं।
एक्सो और एंडो दोनों होते हैं। तो बहिःस्रावी कौन सा होता है? एंजाइम्स होते हैं, और जो अंतःस्रावी कौन से होते हैं? हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, ये डक्ट डक्ट में होते हैं, ये डक्टलेस होते हैं बहिःस्रावी। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? मैं कंफ्यूज हो गई। अभी के लिए थोड़ा सा ये याद रखो कि ये अंतःस्रावी हार्मोन्स हैं, ये अंतःस्रावी हार्मोन और ये बहिःस्रावी एंजाइम्स, ये दोनों की तरह कार्य करता है। हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों की तरह कार्य करता है ना। और इसके अंदर एक एक सेल होती है एसिनी, एसिनी की सेल होती है अग्नाशय के बहिःस्रावी एक्सोक्राइन भाग में, एक्सोक्राइन में भाग में एकिनी, एकिनी बोलेंगे इनको, एकिनी सेल्स पाई जाती हैं जो पाचन रस स्रावित करती है। तो एकिनी क्या करते हैं? एकिनी अग्नाशय, ऐसे अग्नाशय ऐसे एकिनी। ठीक है, एकिनी से कहाँ कहाँ से रिलेटेड है? अग्नाशय से रिलेटेड है। ये कौन सी है? एक्सोक्राइन है। ठीक है, एक्सोक्राइन है। एकिनी सेल ये क्या करती है? पाचन रस का स्राव करती है। ठीक है, फिर पूर्ण पाचक रस, तो अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक, भाई अग्नाशय रस को क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज को। ठीक है, पैन होता है तो पूरा पूरा दर्द पूर्ण पाचक, है ना। तो पैनक्रियाज के अंदर पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। और क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो जाएगा, प्रोटीन का भी होता है, वसा का भी। देख अपन ने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन अपन ने बकल केविटी में देखा, फिर प्रोटीन का पाचन अपन ने स्टोमक के अंदर देखा, वसा का भी थोड़ा बहुत उसके अंदर देखा। लेकिन यहाँ पे अग्नाशय के अंदर सारे रस मिलते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होगा, प्रोटीन का भी होगा, वसा का भी होगा। तीनों प्रकार, तीनों को पचाने वाले एंजाइम्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब अपन इसके प्रमुख एंजाइम्स की बात करेंगे। ये इसका शॉर्ट के अंदर है जो अपन देखेंगे। ठीक है, ये इसका शॉर्ट है प्लान। ठीक है, इसके अंदर पहला इसका आ जाएगा, पहला इसका आ जाएगा प्रोटीएज। इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? वो है प्रोटीएज, प्रोटीन पाचक एंजाइम, ये सभी निष्क्रिय रूप से होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीएज भी, उसमें एक अपन ने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि स्टोमक के अंदर भी एक सेल थी जिससे क्या हो रहे थे? इनएक्टिव अपने पास वो निकल रहे थे। ऐसे ही ये भी प्रोटीएज क्या है? प्रोटीएज प्रोटीन पाचक है, ये निष्क्रिय रूप से होते हैं। और इसके अंदर ट्रिप्सिनोजन, इसे छोटी आंत से निकलने वाला एंटेरोकाइनेज एंजाइम सक्रिय, ट्रिप्सिन, एंटेरोकाइनेज एंजाइम, ट्रिप्सोनोजन, इसे छोटी आंत से निकलने वाला एंटेरोकाइनेसिस एंजाइम सक्रिय करता है। तो इनको, ये ट्रिप्सिनोजन है, ये कहाँ से निकल रहा है? ये एंटेरोकाइनेसिस एंजाइम, एंजाइम सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है। ट्रिप्सिनोजन इसे छोटी आंत से निकलने वाले, ट्रिप्सिनोजन भी यहाँ पे निष्क्रिय है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ये कहाँ इसको कौन एक्टिव कर रहा है? तो एंटेरोकाइनेस एंजाइम है, वो किसको किस में चेंज कर रहा है? इसको ट्रिप्सिन में चेंज कर रहा है। ठीक है, एक बार ट्रिप्सिन बन जाए तो वह बाकी एंजाइम को जो है काइमोट्रिप्सिनोजन आदि कुछ सक्रिय कर देता है। तो ट्रिप्सिन सबको सक्रिय कर देता है, पर ट्रिप्सिन जो जो अपने पास इसका इनएक्टिव रूप है ट्रिप्सिनोजन, इसको कौन करता है? एंटेरोकाइनेसिस एंजाइम होता है जो कहाँ से निकलता है? आंत से निकलता है। उसके बाद में ये सबको काइमोट्रिप्सिनोजन आदि को क्या कर देता है? ये सक्रिय कर देता है। एक होता है एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को पचाते हैं। लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं, ये फैट का पाचन करता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए को पचाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण हार्मोन्स की बात करेंगे। ये तो अपन ने एंजाइम्स की बात करी है, अब अपन करेंगे हार्मोन्स की बात। ठीक है, हार्मोन्स की बात करेंगे। इसमें सिक्रेटिन, सिक्रेटिन हार्मोन है। ये हार्मोन अग्नाशय को पाचक रस या बाइकार्बोनेट रिच जूस बनाने के लिए प्रेरित करता है। और सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन है किससे रिलेटेड है? सिक्रेटिन, सिक्रेटिन है अग्नाशय से रिलेटेड है। और ये हार्मोन अग्नाशय को पाचक रस या बाइकार्बोनेट रिच जूस बनाने के लिए इसको प्रेरित करता है। ठीक है, और ये सबसे पहले खोजे जाने वाला, तो सिक्रेटिन में बाइकार्बोनेट जूस को रिच करने के लिए जूस को सिक्रेटिन बाइकार्बोनेट से रिलेटेड है, और ये सबसे पहले खोजा जाने वाला हार्मोन है। ठीक है, अपन समरी देखेंगे किसकी? डाइजेशन की।
अपन समरी देखेंगे डाइजेशन की कि मुख गुहा से लेके अग्नाशय तक क्या हुआ अभी तक जो पढ़ा उसकी समरी देखते हैं। मुख के अंदर क्या किसका पाचन हो रहा था 30% अपने पास किसका पाचन हो रहा था स्टार्च का पाचन हो रहा था कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। अमाशय के अंदर सिर्फ प्रोटीन का होता है थोड़ा बहुत वसा का पाचन भी होता है लेकिन ज्यादातर प्रोटीन का होता है। अग्नाशय छोटी आंत के अंदर अग्नाशय में तो सभी का होता है छोटी आंत में वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है। अग्नाशय और छोटी आंत के अंदर अभी अपन छोटी आंत पढ़ेंगे छोटी आंत की संरचना पढ़ेंगे। इसकी लंबाई ये छोटी है लेकिन इसकी लंबाई के अंदर ये बड़ी होती है। जो छोटी बड़ी देखते हैं वो किस में देखते हैं इसकी डायमीटर व्यास देखते हैं। ठीक है। तो ये 7 मीटर लंबी होती है इसका नाम छोटी आंत है लेकिन ये लंबाई में बड़ी आंत से बहुत ज्यादा लंबी होती है इसका नाम कम व्यास है ना डायमीटर के कारण पड़ा है। अब पीएच देखेंगे इसका पीएच क्षारीय होता है। देख बकल के बेटे का क्या था अम्लीय था मतलब हल्का अम्लीय था। ठीक है। फिर स्टोमक का तो भयंकर अम्लीय था। अब यहाँ पे ये आगे आंत आंत के अंदर भी क्या हो जाएगा ये क्षारीय होती है। आंत क्या होती है इंटेस्टाइन। ठीक है। आंत होती है वो क्या होती है क्षारीय होती है 7.55 से 8 इंच के बीच में होती है। ठीक है। 7.5 to 8 है ना। अब छोटी आंत को 3 भागों में डीजे अपन ने याद करा था ड्यूडेनम जेजेनम और इलियम। ये सर्वाधिक पाचन किसमें होता है ड्यूडेनम में। दे दो इसको दे दो ये सर्वाधिक पाचन इसमें होता है। पित्त रस और अग्नाशय रस इसमें आके मिलते हैं। ठीक है। ये अपन ने देख लिया था। जेजेनम ये सर्वाधिक अवशोषण करता है तो सर्वाधिक पाचन पूछे तो दे दो ड्यूडेनम को। और जेजेनम के अंदर क्या होता है जा उधर जा तो ये अवशोषित करता है। जेजेनम क्या करता है अवशोषित करता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ये करता है। और इलियम क्या करता है विटामिन बी 12 और पित्त के लवणों को अवशोषित करता है। तो ये अपने पास आंत का ज्यादातर काम क्या हो गया कि सर्वाधिक तो पचाता कौन है ड्यूडेनम पचाता है। जेजेनम क्या करता है अवशोषण करता है। और इलियम क्या करता है ये विटामिन बी 12 और पित्त लवणों का अवशोषण करता है। ठीक है। पाचन अब इसके अंदर फाइनल डाइजेशन छोटी आंत में 3 प्रकार के पाचक रस काम करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। छोटी आंत में 3 प्रकार के पाचक रस काम करते हैं। बाइल ठीक है बाइल ये वसा का पाइसीकरण करता है इमल्सिफिकेशन करता है। ये अपन ने देखा था वसा का इमल्सिफिकेशन पित्त रस करता है बाइल। और ये बाइल आता है अपने पास उसके छोटी आंत के अंदर गोल ब्लैडर से। ठीक है। और ये पित्तरस है इसमें इमल्सिफिकेशन होगा। ठीक है। पाइशीकरण करता है अग्नाशय ये पैनक्रियाटिक जूस है। ठीक है। ये प्रोटीन को डाईपेप्टाइडेज में प्रोटीन को किसमें डाईपेप्टाइडेज में कार्बोहाइड्रेट को डाईसेकेराइड में और न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है ये तोड़ता है इसको। ठीक है। अग्नाशय अग्नाशय पैनक्रियाटिक जूस ये प्रोटीन को डायपेप्टाइड में कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड में और न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है ना। डाइसैकेराइड में इसमें डाइपेप्टाइड में इसमें इसके अंदर अपन छोटी आंत की पाचक रस देख रहे हैं बाइल भी उसी का है। अग्नाशय पैनक्रियाटिक जूस भी उसी का है। एक होता है इंटेस्टाइल जूस या फिर सक्कस इंटरकस भी बोलते हैं इसको। सक्कस इंटरकस ये पाचन का अंतिम प्रक्रिया पूरी करता है। ठीक है। सबसे लास्ट के अंदर यही होता है सब कुछ जो करता है यही करता है इंटेस्टाइल जूस या सक्कस इंटरकस। अब यहाँ पे सक्कस इंटरकस या आंत रस जो होता है के मुख्य एंजाइम कौन कौन से होते हैं जैसे डाईपेप्टाइडेज ये डाईपेप्टाइडेज को एमिनो एसिड अंतिम रूप में बदलता है। तो अपन ने जो ये क्या करा था इसने डाईपेप्टाइडेज इनको सबको तोड़ता है। कौन तोड़ता है पैनक्रियाटिक इनके इनके अंदर तोड़ देता है। ठीक है। प्रोटीन को किस में तोड़ दिया डाईपेप्टाइडेज में ये पैनक्रियाटिक करता है। कार्बोहाइड्रेट को डाईसेकेराइड के अंदर न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में ये तो अग्नाशय पैनक्रियाटिक कर दिया। अब जो लास्ट अंतिम रूप देखा ना कि डाईपेप्टाइड को किसमें तोड़ेगा डाईसेकेराइड को न्यूक्लियोटाइड को ये कौन करेगा सक्कस इनका सक्कस इंटरकस करेगा। तो इसमें डाईपेप्टाइडेज को किसमें डाईपेप्टाइडेज क्या करेगा डाईपेप्टाइडेज को एमिनो एसिड के अंदर अंतिम रूप में बदल देगा। प्रोटीन का सबसे लास्ट रूप क्या है एमिनो एसिड तो एमिनो एसिड के अंदर ये अंतिम रूप दे देगा। ठीक है। डाईपेप्टाइडेज और ये डाईसेकेराइडेज क्या करेगा ये सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देगा। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देगा। लाइपेज लाइपेज क्या करेगा वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वसा का सबसे लास्ट फॉर्म होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है।
फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। तो किस किस में बदलता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। कौन बदल रहा है? ये सब अपने पास ये आंत रस बदल रहा है, ठीक है। सकस इंट्राकस बदल रहा है। और जो अग्नाशय पैनक्रियाटिक था वो सिर्फ इनको डाइपेप्टाइड डाइसैकेराइड न्यूक्लियोटाइड में बदल रहा था, और इमल्सिफिकेशन कौन कर रहा था? बाइल कर रहा था, ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। अब एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा किस में होता है? जेजुनम में होता है। भोजन अब सबसे सबसे सरल रूप ग्लूकोज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे टूट गया है ना, ग्लूकोज में टूट गया, अमीनो एसिड में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आ चुका है तो छोटी आंत में आंतरिक दीवार पे अंगुलियों जैसे उभार होते हैं, विलाई बोलते हैं इसको। छोटी आंत के अंदर ही क्या होता है? आंतरिक दीवार की तरफ छोटी भार होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? विलाई कहते हैं। ये अवशोषण के लिए सतही सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे पोषक तत्व आसानी से रक्त में मिल सके। इसमें नोट दे रखा है कि पाचन कहाँ समाप्त होता है? तो छोटी आंत के अंदर समाप्त होता है। सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो जेजुनम में होता है। छोटी आंत का ही पार्ट है जेजुनम में। पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो ये बड़ी आंत में पानी का होता है। सबसे पाचन वाचन तो सब खत्म हो जाएगा, पाचन तक तो छोटी आंत में सब खत्म। फिर अवशोषण कहाँ हो रहा है? जेजुनम में हो रहा है। वो पानी का अवशोषण हो रहा है वो बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। आंतरस का थोड़ा सा और है। सक्कस इंट्रागस, ये इंपॉर्टेंट है ना। सक्कस इंट्रागस, इसका निर्माण कैसे होता है? ये रस छोटी आंत की दीवार में मौजूद होता है। लिबर कुंड दरारें और ब्रूनर ग्रंथियों के स्राव से मिलकर बनता है। तो ये दोनों, ये जो सक्कस इंट्राकस अपन ने पढ़ा था ना कि लास्ट रूप देता है उनको, तो ये किससे बनकर होता है? सक्सेस होती है तो तब लब कहते हैं। तो लिबर कुनन की दरारें और ब्रूनर ग्रंथियां, ठीक है। पहले की बातों को भूल के लब करते हैं जब सक्कस हो जाता है, सक्सेस हो जाते हैं अपन। तो सक्कस इंट्राकस का निर्माण किस किस से होता है? लिबर कुनेट की दरारें और ब्रूनर, ये दोनों कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत की दीवार में। अब ब्रूनर ग्रंथियां हैं इसकी विशेष रूप से डुडेनम, ठीक है। विशेष रूप से कहाँ है? डुडेनम की सब म्यूकोसा। अपन ने 4 लेयर पढ़ी थी आहार नाली से गुदा तक की। तो सब म्यूकोसा कौन सी थी? ये तो अपने पास बाहर वाली थी जिसको सिरोसा बोल रहे थे। सिरोसा के बाद में मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा परत में पाई जाती है। ब्रूनर कहाँ पाई जाती है? सब म्यूकोसा। कोशिकाएं इसमें गोबलेट सेल श्लेष्मा के लिए और पैंथ सेल एंजाइम के लिए मुख्य भूमिका निभाती हैं। तो इसके अंदर कोशिका सेल्स होती है, गोबलेट सेल श्लेष्मा के लिए, और पैनेथ सेल होती है वो एंजाइम के लिए मुख्य भूमिका निभाती है। अंतिम पाचन की प्रक्रिया फाइनल केमिकल रिएक्शन, सभी पोषक तत्व अपने अंतिम रूप एंड प्रोडक्ट में बदलते हैं। तो अपने प्रोटीन को डाइपेप्टाइडेज में लेके कौन आया था? डाइपेप्टाइडेज में अपने पास अग्नाशय पैनक्रियाज लेके आ गया था। फिर ये यहाँ पे ये डाइपेप्टाइड, ये छोटी आंत के अंदर हो रहा है। डाइपेप्टाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में पेप्टाइडेज एमिनो एसिड के अंदर चेंज हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट किस में होगा? ग्लूकोज में होगा। सुक्रेज की फ्रुक्टोज और सुक्रोज है ना, सॉरी सुक्रोज है ना, सुक्रेज की एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटेगा। ये पूछता है। माल्टोज किस किस में टूटेगा? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के, ग्लूकोज में टूटेगा। माल्टोज माँ सबके लिए सम्मान, तो ग्लूकोज सुक्रोज शुक्र है, जीएफ है इसके, है ना। तो जीएफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, सुक्रोज जीएफ में टूटेगा, शुक्र है इसके जीएफ है। माँ के लिए सब सम्मान, तो ग्लूकोज में टूटेगा। लैक्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और लैक्टोज लैक्ट, तो एक तो ग्लूकोज हो जाएगा, एक लैक्टोज हो जाएगा, ठीक है। अब फेट का अंतिम पाचन केस में होगा तो मोनोग्लिसराइड होते हैं ये लाइपेज एंजाइम के, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये इसका अंतिम रूप होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का अंतिम रूप जो न्यूक्लियोटाइड होंगे, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड्स होंगे, वो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में शुगर और नाइट्रोजन, क्योंकि इसी से बन के मिलकर बने होते हैं ना ये, तो ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस के अंदर ये टूट जाएंगे, ठीक है। छोटी आंत के अंदर एब्जॉर्प्शन अपन ने बोला जेजुनम में होता है, तो पाचन के बाद इन सरल पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में विलाई के द्वारा होता है। विलाई ये छोटी आंत की आंतरिक परत पर अंगुली जैसे उभार होते हैं जो अवशोषण के लिए क्षेत्रफल को
कई गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है, लैक्टिकल्स क्या होते हैं, वसा का अवशोषण सीधे रक्त में नहीं होता बल्कि विलाई के अंदर मौजूद लैक्टिकल्स, ये पूछ लेते हैं कि लैक्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो लैक्टिकल्स जो छोटी आंत होती है उसके अंदर विलाई होते हैं, अवशोषण के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, वहां पे ये क्या होते हैं, लस्सी लैक्टिकल्स होते हैं, इनको लस्सी का वाहिका कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सीधा ब्लड के अंदर नहीं जाता, ये अवशोषण सीधे रक्त में नहीं होता बल्कि विलाई के अंदर मौजूद लैक्टिकल्स, है ना, लटका दिए ये, तो ये पहले ये लेगा। ठीक है, लैक्टिकल वाहिकाओं में होता है। संपूर्ण रिवीजन अपन कर सकते हैं कि अंतिम रूप क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, प्रोटीन का एमिनो एसिड और वसा का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, फिर अवशोषण के मुख्य स्थल कौन कौन से हुए, तो माउथ में, यहाँ पे जब अपन दवाई लेते हैं ना, मेडिसिन, ये इनका अवशोषण ज्यादातर माउथ के अंदर ही हो जाता है। स्टोमक में किस किस का अवशोषण होगा, तो स्टोमक के अंदर जल का, सरल शर्करा का, अल्कोहल का। इंपॉर्टेंट है, अगर अपने पास अल्कोहल ज्यादा ले लेते हैं तो अपना स्टोमक खराब होने लग जाता है, तो ये इसका अवशोषण भी कहाँ होता है, स्टोमक के अंदर होता है। और विटामिन बी 12 का अवशोषण भी कहाँ होता है, स्टोमक के अंदर होता है। ठीक है, छोटी आंत में किसका होता है अवशोषण, का मुख्य केंद्र छोटी आंत है, सभी पोषक तत्वों का सर्वाधिक अवशोषण यहाँ पे होगा, सर्वाधिक पाचन यहाँ पे होगा, पाचन ड्यूडेनम में होता है, अवशोषण जेजेनम में होता है। छोटी आंत में अवशोषण की संरचना देखेंगे तो इसमें सरफेस एरिया इंक्रीज बढ़ाने के लिए म्यूकोसा परत में तीन विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, वो तो अपन ने विलाई तो पढ़ा ही था, यहाँ पे अवशोषण के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए म्यूकोसा, म्यूकोसा सबसे अंदर वाली परत थी। ठीक है, म्यूकोसा परत में तीन विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, देखते हैं। तो एक तो विलाई, विलाई अपन ने पढ़ लिया, अंगुली जैसी उभार होती है। माइक्रो विलाई होती है, कोशिकाओं की सतह पर और भी छोटे उभार से होते हैं, ब्रश बॉर्डर्स अपीयरेंस होती हैं। एक होती है प्लेस सर्कुलरिस वोल्व क्रैकिंग, ये वृत्ताकार पेशियां होती हैं, ये भी यहाँ पे होती हैं। पोषक तत्वों का अवशोषण कैसे होता है, तो अवशोषण की प्रक्रिया पोषक तत्वों के प्रकार पर निर्भर करती है कि कौन सा कैसे हो रहा है। तो शुगर और एमिनो एसिड का अगर अपन देखेंगे तो इसका अवशोषण कैसे होगा, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का अवशोषण सक्रिय रूप से एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा, उसके लिए अपने को अगर इनको ब्लड के अंदर लेके जाना है या अवशोषण करना है ना, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, ऊर्जा और सोडियम प्लस आयनों की मदद से होता है। फ्रुक्टोज का अवशोषण अगर अपन को करना है तो ये तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के द्वारा होता है, यहाँ पे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं होती, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के द्वारा हो जाता है। फ्रुक्टोज फ्री है तो फ्रुक्टोज फैसिलिटेड। ठीक है, और ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए, ग्लैक्टोज, है ना, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज इन दोनों के लिए क्या चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। फ्रुक्टोज के लिए फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है। फैटी एसिड बोलेंगे तो फैटी एसिड क्या है, चूंकि वसा में घुलनशील नहीं होता, वसा पानी में घुलनशील नहीं होता, इसलिए इसका अवशोषण सीधा रक्त में नहीं होता, है ना। पहले से छोटी छोटी मिसेल्स बनती हैं, बूंदों से मिसेल्स में बदलते हैं, फिर इनके ऊपर प्रोटीन का आवरण चढ़ जाता है। ठीक है, फिर इनके ऊपर प्रोटीन का आवरण चढ़ेगा, उसको बोलेंगे, कुछ बात करिए, चुप हो जा, कौन से फोन हो गए, मिसेल्स में बदलते हैं, फिर इनमें इनके ऊपर प्रोटीन का आवरण चढ़ जाता है, इसको क्या बोलेंगे, काइलोमाइक्रोन। ठीक है, काइलोमाइक्रोन, इसको क्या बोलेंगे, काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन। अतः अतः अंत में ये लसिका वाहिका या लैक्टिकल्स में अवशोषित होते हैं और वहां से रक्त में पहुंचते हैं। तो ये पहले कहाँ होंगे, लैक्टिकल्स, लैक्टिकल्स कहाँ होते हैं, छोटी आंत में होते हैं, उसमें अवशोषित होते हैं, फिर रक्त में पहुंचते हैं। फिर इसके फाइनल समरी के अंदर देखो, इग्निशन का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना। ठीक है, इसमें ई और आई का ही डिफरेंस होता है। इग्निशन मतलब भोजन ग्रहण करना और इग्निशन मतलब अपशिष्ट को बाहर निकालना। डाइजेशन मतलब जटिल को सरल में तोड़ना। एब्जॉर्प्शन मतलब पोषक तत्वों को सोखना। एसिमिलेशन मतलब ऊर्जा के लिए, मतलब टिश्यूज के अंदर पहुंचना। ठीक है, ऊर्जा के लिए उसका उपयोग करना। वशीय अम्लों का अवशोषण, वश्य अम्ल का अवशोषण, वश्य अम्ल का अवशोषण करेंगे एब्जॉर्प्शन फैटी एसिड। वसा का अवशोषण अन्य पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज से अलग अलग थोड़ा जटिल होता है ना, इसका जटिल होता है क्योंकि ये पानी में नहीं घुलती। इस प्रक्रिया इस प्रकार की होती है। सबसे पहले मिसेल का फॉर्मेशन होता है जब पहले पित्त लवण या बाइल साल्ट वश्य अम्ल को छोटी छोटी बूंदों में बदलते हैं, क्योंकि बाइल साल्ट ही है जो इनको क्या करते हैं, छोटी छोटी बूंदों में बदलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं। काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन क्या होता है, आंत की कोशिकाओं के अंदर इन वसा की बूंदों पर। काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन क्या करेंगे, जो भी मिसेल बन गई
उनके ऊपर क्या बना देते, प्रोटीन का आवरण चढ़ा देते हैं। तो इसको बोलेंगे काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन। ठीक है, काइलो 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 को इसके ऊपर चढ़ा दे, काइलोमाइक्रोन। ठीक है, लैक्टिकल्स क्या होते हैं, लैक्टिकल लसिका वाहिका। ये काइलोमाइक्रोन सीधे खून में नहीं जाते बल्कि विलाई के बीच स्थित लैक्टिकल्स नामक लसिका वाहिका में प्रवेश करते हैं। ये हो गया, ये कायल। अब यहाँ पे कायल बन गया। पहले सबसे पहले बोलस बना था, फिर कायल आया था। कायल वसा के अवशोषण के बाद इस लसिका लिम्फ को रंग या दूधिया सफेद, लसिका का रंग दूधिया सफेद हो जाता है, जिसको कायल कहते हैं। वसा के अवशोषण के बाद में मेरे पास इस वसा का भी अवशोषण हो गया। कायम था वो, ठीक है। उससे जो अमाशय से वापस आ रहा था उसको कायम बोल रहे थे शायद, है ना। और यहाँ से अगर अपने पास पूरा अवशोषण हो रहा है, वसा का भी अवशोषण हो रहा है ना, उसके बाद सफेद दूधिया दूधिया सफेद हो जाता है, उसको कायल कहते हैं। ठीक है, लास्ट में कायल हो गया। अपचित भोजन का मार्ग जब पाचन और अवशोषण की प्रक्रिया छोटी आंत में पूरी हो जाती है, तब बचा हुआ अपचित भोजन होता है, वो बड़ी आंत के अंदर प्रवेश करता है। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ कोई मुख्य पाचन नहीं होता। ठीक है, मुख्य कार्य होता है इसका जल वाटर का मुख्य खनिजों को, कुछ खनिजों को अवशोषण करना। इसे इसमें ब्लड बफरिंग सिस्टम, ब्लड के अंदर बफरिंग सिस्टम होता है कि ब्लड का पीएच कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, ब्लड के अंदर बफरिंग सिस्टम होता है, तभी उसका पीएच चेंज नहीं होता। हमारे शरीर में बफरिंग सिस्टम काम करता है, जो रक्त के पीएच को 7.4 पर स्थिर रखता है। यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, फाइनल निष्कर्ष के अंदर अपन देखेंगे, मुगवा में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता, अमाशय में सिर्फ प्रोटीन का, एचसीएल का कार्य है, और यकृत और अग्नाशय के अंदर पाचक रसों का निर्माण हो रहा है। छोटी आंत के अंदर पूर्ण पाचन, अधिकतम अवशोषण और वसा अवशोषण मिसेल और काइलोमाइक्रोन। ठीक है, काइलोमाइक्रोन याद रखना, जब अपने पास क्या मिसेल बन जाती है, उसके ऊपर प्रोटीन का आवरण चढ़ता है, उसको काइलोमाइक्रोन कहते हैं। फिर बड़ी आंत, अपन लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, इसकी लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर की होती है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एससीआर, सिक्कम, एससीआर में मतलब सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। सिक्कम, कोलोन, रेक्टम, सिक्कम। सिक्कम ये छोटा और थैलीनुमा हिस्सा होता है। मानव में इसे एक अवशेषी अपेंडिक्स में पाया जाता है, एक अवशेषी अंग पाया जाता है। इसमें अन्य स्तनधारियों में ये सेलुलोज के पाचन में मदद करता है। जो सेलुलोज नहीं खाते उसमें ये कोई काम का नहीं है, तो उसको निकलवा देते हैं, अपेंडिक्स, है ना। सिक्कम, सिक्कम के अंदर अपेंडिक्स होता है। ठीक है, कोलोन, कोलोन की बात करेंगे, ये बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। कोलोन, कोल करना सबसे बड़ी बात है। तो ये बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। इसमें होस्ट्रा नामक उभार पाई जाती है, अवशोषण का क्षेत्रफल। तो अगर अपने पास छोटी आंत के अंदर सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, तो वो कौन सा हो जाएंगे, विलाई हो जाएंगे। अगर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कोलोन या फिर बड़ी आंत के अंदर अगर अपने को बढ़ाना है, तो होस्ट्रा, होस्ट रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो होस्ट्रा, होस्ट्रा, ठीक है, होस्ट्रा होगा, उभार होंगे जो अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाते हैं। रेक्टम, मलाशय, रेक्टम क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को जमा होते हैं और गुदा एनस के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, जल और खनिज लवणों का खनिजों का अवशोषण करना, म्यूकस का स्त्राव करना, ताकि अपशिष्ट आसानी से निकल सके। यह कुछ ऐसे जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं और विटामिन, जो विटामिन का उत्पादन करते हैं। पाचन से संबंधित डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, अब यहाँ पे कुछ कुछ डिसऑर्डर है, रोग के बारे में होंगे। तो अपच या इंडाइजेशन, अपन बोल रहे हैं इंडाइजेशन हो गया, तो मुख्य कारण है भोजन में का जहर या फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इसमें जरूरत से ज्यादा खाना, ओवर ईटिंग हो सकता है, इंडाइजेशन का, एंजाइटी हो सकती है, मसालेदार भोजन होता है, इसमें एंजाइम का स्राव कम हो जाता है। ठीक है, कोई भी एंजाइम है उसका स्राव कम हो जाता है, मसालेदार भोजन, एंजाइम का स्राव कम हो जाता है। पीलिया, जॉन्डिस, जॉन्डिस भी एक पेट की बीमारी है, ये यकृत, लीवर को प्रभावित करती है। तो ये माँ क्या हुआ था, तो लीवर जॉन्डिस, ये यकृत, पीलिया, है ना। इसको, इसका कारण है बिलिरुबिन, बिलिरुबिन की अधिकता। सुसु में पीलापन ज्यादा आ जाता है, बिलिरुबिन की अधिकता ये तब होता है जब आरबीसी अत्यधिक विनाश या हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। माय गॉड, आरबीसी का अत्यधिक विनाश हो जाता है, हेमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं इसको, आरबीसी का अत्यधिक विनाश। यह यकृत कोशिकाएं बिलिरुबिन का अवशोषण नहीं कर पाती, इससे नेत्र, नाखून, त्वचा सब पीला पड़ जाना होता है।
अब एक एक नज़र में देखेंगे, मुख गुहा में 30% स्टार्च का पाचन, आमाशय में प्रोटीन का पाचन, एसीएल का कार्य, छोटी आंत के अंदर वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का अंत हो जाता है, और छोटी आंत के ड्यूडेनम में तो ये हो जाएगा, और जेजुनम के अंदर इनका रक्त में आना, पोषक तत्वों का रक्त में जाना, बड़ी आंत में जल और खनिजों का अवशोषण होना। तो ये अपने पास आज कंप्लीट हो गया डाइजेशन।